हेलो एवरीवन, कंप्लीट सोशल साइंस क्लास 10th, ऑल द चैप्टर्स 19 चैप्टर्स इस वीडियो में कवर हो जाएंगे जो आप लोगों को ज़रूरत है। बहुत जल्दी डिटेल में नहीं बताऊंगी, सारे चैप्टर्स को एक बार रिवाइज करा दूंगी क्योंकि कल एग्जाम है तुम्हारा एसएसटी का। लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ बट आई होप तुम लोगों को पसंद आए। उसके अलावा भी सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे एंड मैं कोई एक एक्सपीरियंस प्रायर टीचर नहीं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ जो तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, खुद का रिविजन करना चाहती हूँ। तो दैट्स व्हाट इज़ इट। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आए एंड मैं बहुत जल्दी लाइक 2-2.5 घंटे में सब कुछ कवर कर दूंगी। तो वीडियो को चाहे तुम 1.5x में से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने खुद ही बहुत तेज तेज बोला है। बट हाँ, वीडियो को एंड तक देखना और अगर अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जो करना चाहो वो सब कर देना, ठीक है। और बाकी सारे एग्जाम्स में भी वीडियो चाहिए और आगे भी मेरा सपोर्ट चाहिए हो तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। एंड अब चलो शुरू करते हैं फ्रॉम हिस्ट्री। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो यार, कहानी को ना कनेक्ट करते चलना। ये जो हमारा चैप्टर है वो बेसिकली स्टार्ट होता है एक पेंटिंग से, जो पेंटिंग बनाई थी फ्रेडरिक सोरियो ने, ठीक है। फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे और वो अपनी पेंटिंग की मदद से एक आइडिया देना चाहते थे, एक ना विजन देना चाहते थे लोगों को। अब वो जो पेंटिंग थी ना वो एक यूरोपियन विजन की थी, मतलब जो उस टाइम पे रियलिटी में सोचना थोड़ा हार्ड था लोगों के लिए। पेंटिंग में देखो था क्या, क्योंकि पेंटिंग से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो पेंटिंग में एक लेडी खड़ी थी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी खड़ी थी, उनके हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट थी, मतलब लोगों के अंदर ज्ञान का प्रकाश आ रहा है, काइंड ऑफ ऐसी वो टॉर्च लेके खड़ी थी। उसके बाद उस पेंटिंग के पीछे जैसे फ्रांस खड़ा हुआ दिख रहा है, तो मतलब वो रिपब्लिक हो चुका है। ऐसे ही पीछे से ये जो लाइन लगी आ रही है कंट्रीज़ की, इसका मतलब है कि ये सब डेमोक्रेटिक बनने के लिए लाइन में लगी हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा भी जो ज़मीन पे स्कैटर्ड सिंबल्स पड़े हैं, क्राउन्स वगैरह, ये दिखाते हैं कि फोरग्राउंड पे जो चीज़ें पड़ी हैं, इन चीज़ों से, इन सारी चीज़ों से निकल के ये कंट्रीज़ रिपब्लिक की ओर बढ़ रही हैं। मतलब लोगों का क्राउन का मतलब है किंग्स को हटा के, इस तरह से, ठीक है। बेसिकली सिंबल्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस थे ये, ठीक है। अभी जो ऊपर एंजल्स एंड गॉडेस वगैरह दिख रही हैं, ये मतलब काइंड ऑफ यहाँ पे ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि ये लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा ही करना चाहिए, इस तरह से। मतलब ये आके खुद कह रहे हैं कि वाओ, ऐसा करके यहाँ पे ऊपर दिखा रहे हैं। और ये ब्राइट में ऊपर लिखा हुआ है फेटर्निटी। फेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा, मतलब ऐसे करेंगे तो लोगों के बीच में भाईचारा बढ़ेगा और ये बहुत अच्छी चीज़ है, इस तरह से। ये यूरोपियन विजन, ये तो हो गई फ्रेडरिक जो सोरियो की पेंटिंग थी उसकी बात, ठीक है। इस पेंटिंग के थ्रू उसका यूरोपियन विजन दिख रहा था, जो विजन उस टाइम पे फार फ्रॉम रियलिटी था, डाउन टू अर्थ विजन था। लोग इतना इस तरह से नहीं सोच रहे थे। बट अब देखो बेसिकली कहानी पाती है कि चैप्टर में कहानी क्या चल रही है। ये जो पूरी कहानी है, पूरा जो स्टोरी है ना, ये पूरा चैप्टर जो है वो दो स्टैंड्स पे खड़ा हुआ है। एक तो है जो स्टोरी विजन है कि भाई कहानी में चल क्या रहा है, राजा मंत्री, ये जो खेल है, खेल में चल क्या रहा है। दूसरा है कि आइडियोलॉजीज क्या है इन लोगों की उस टाइम पे, जो खेल चल रहा है इस टाइम पे लोग क्या सोच रहे हैं। तो बेसिकली इन दो स्टैंड्स पे चैप्टर खड़ा हुआ है, दोनों चीज़ों को पैरेलली एक साथ पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले होता है देखो भाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 नाइन्थ में हमने जो पढ़ा था चैप्टर 1, बेसिकली फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो जाता है। चैप्टर याद है तो कोई बात नहीं, बस ये समझ लो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है। फ्रांस जो कंट्री थी वो आज़ाद हो गई है। होता क्या है देखो, पूरी वर्ल्ड में अभी तक क्या चल रहा था, मोनार्कियल सिस्टम चल रहा था कि राजा का राज होगा, ये सब। लेकिन जब फ्रांस रिपब्लिक होता है, फ्रांस राजा का राज हटा देता है, तख्ता पलट कर देता है। बेसिकली जो होता है ना कि ट्रांसफर ऑफ सोवेरेनिटी, मतलब मोनार्की से जो पावर होती है वो बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन के पास आती है। तो एक बहुत अलग चीज़ होती है कि अभी तक वर्ल्ड वाइड अलग चीज़ चल रही थी एंड जब रिवॉल्यूशन आता है ना ये फ्रांस का, वो थोड़ी अलग थी। तो मतलब अब होता क्या है, शिफ्ट ऑफ पावर हो जाती है, लोगों के पास पावर आ जाती है। अब ये जो नेशन आज़ाद हो गया था इसके पास आ गई थी पावर। अब देखो भाई, एक नेशन बन गया, डेमोक्रेसी आ गई, सब कुछ हो गया, रिपब्लिक बन गया, लेकिन लोगों के अंदर कलेक्टिव बिलोंगनेस क्या है, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे है, ये प्रॉब्लम थी। मतलब देखो हम लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, हम लोग इंडिया में रहते हैं और फॉर एग्जाम्पल जैसे कहीं भी नेशनल एंथम होती है, हमारी असेंबली में होती है या फिर कहीं भी किसी भी पार्ट पर हमारी नेशनल एंथम होती है, तो हम लोग वहाँ रुक के खड़े होकर अपने कंट्री के टुवर्ड्स ना ग्रेटिट्यूड देते हैं, वहाँ कॉपरेट करते हैं, वहाँ खड़े होकर अपने नेशनल एंथम गाते हैं। तो ये हमारी सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी तो है कि हम अपनी कंट्री के टुवर्ड्स मतलब एक होने की भावना रखते हैं, तो इसी तरह सबने मिलके राजा को तो हटा दिया, लेकिन एज ये एक एम्पायर की पार्ट से बनके एक नेशन स्टेट बना था, तो लोगों के अंदर ही कैसा है। तो इसके लिए कुछ मिनिमम कीवर्ड्स या कुछ चीज़ें हैं। तो देखो उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी लाने के लिए। सबसे पहले तो उन्होंने ला पैट्रिया कहा अपनी, मतलब जैसे हम कहते हैं भारत माता, तो मतलब फादरलैंड कहा फ्रांस को। ले सिटोयन मतलब कि ना कोई सर होगा, ना कोई मैडम होगा, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सब सिटीजन, सबको सिटीजन्स माना जाएगा, ले सिटोयन, ठीक है। एक न्यू फ्रेंच फ्लैग लाया गया, एक ट्राई कलर का फ्लैग जो था वो इंट्रोड्यूस कराया गया। स्टेट्स जनरल को इलेक्टिव, जो इलेक्ट करके बॉडी आई थी स्टेट्स जनरल की, उसका नाम चेंज करके नेशनल असेंबली रख दिया। हिम्स, मार्टायर्स, ओथ्स, ये सब लिए गए, मतलब ओथ्स मतलब प्लेजेस ली गई। हिम्स जो लोग शहीद हुए थे उनके लिए उनके हर जगह पे कहीं स्टैचू बनवा दिया या फिर उनके लिए गीत लिखे जाने लगे, जैसे कि लोगों को एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी फील हो। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चेंज हुआ और यूनिफॉर्म लॉज लाए गए, कस्टम ड्यूटीज एबॉलिश हो गई, ठीक है। वेट्स एंड मेजर के लिए सिस्टम्स एबॉलिश मतलब अडॉप्ट किए गए, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स कीवर्ड्स याद रखने जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अभी फ्रेंच रिवॉल्यूशन आ गया तो ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि अब लोग चाहते थे कि जैसे हम आजाद हुए पूरे यूरोप में ये चीज़ फैलाए कि तुम लोग भी आजाद हो सकते हो, तो फ्रांस सिटीजन चल दिए। अब देखो क्योंकि एकदम ही अभी रिवॉल्यूशन आया था तो स्टेबिलिटी नहीं थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। भाई पहली बार रिवॉल्यूशन आया था, लोगों के पास ना पावर पहली बार आई थी, तो इसी बीच में ये जो इंस्टेबिलिटी थी ना, इसमें से एक इंसान आता है, चमत्कार होता है, वो पेड़ से गिरता है, उसका नाम होता है नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन बोनापार्टे आता है, वो डिक्टेटरशिप बन जाता है यहाँ का, मतलब वो डेमोक्रेसी को हालांकि खत्म कर देता है। नेपोलियन डिस्ट्रक्शन कर देता है डेमोक्रेसी का, लेकिन फिर भी नेपोलियन ना मॉडर्नाइजर था, मतलब नेपोलियन लोगों को पसंद आया। क्यों? क्योंकि नेपोलियन एक टाइम से कह लो कि उस टाइम पे ना वो जेनजीरा ले आया था, मतलब जो चीज़ें चल रही हैं उससे हटके उसने काफ़ी सारे फैसले, डिसीजंस लिए। नेपोलियन ने कोड ऑफ 1804 इंट्रोड्यूस करा, जिसे सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहते हैं। देखो 1789 रिवॉल्यूशन आया, उसके बाद अब नेपोलियन पावर में आ गया, फिर 1804 का वो नेपोलियन कोड इंट्रोड्यूस करता है।
उस कोड में बेसिकली था क्या, यहाँ से भी बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो उस कोड में ये था, उस कोड के थ्रू ये डिसीजंस लिए गए कि जो बर्थ से प्रिविलेजेस मिलती हैं वो सब बंद हो जाएंगी, इक्वलिटी बिफोर लॉ आएगी, राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर कर दिया उसने, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। फ्यूडल सिस्टम मतलब देखो इतने बड़े बड़े एम्पायर्स होते थे तो राजा अकेले नहीं सब कुछ संभाल सकता था, तो उसने क्या किया कि अपने नीचे वो छोटे छोटे लाइक एरियाज में मनसबदार बिठा देता था, फ्यूडल लॉर्ड्स बिठा देता था, जो उसकी जगह पे ना वहाँ के उस छोटे से एरिया पे मतलब कंट्रोल रखते थे। हालांकि वो होता क्या कहते हैं राजा के अंडर ही थे, बट वो थोड़े थोड़े मतलब छोटे छोटे एरिया पे ये बिठा देता था, जैसे कि उसका काम थोड़ा कम हो जाए, तो उसने वो फ्यूडल सिस्टम हटा दिया कि सब मैं अकेले कर लूंगा भाई, मैं सब कर लूंगा, ठीक है। ऐसे पीजेंट्स को सर्फडम से फ्री कर दिया। अब देखो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के नीचे जो पीजेंट्स वर्क करते थे उन्हें सर्फ बोला जाता था, तो वो जो सर्फ से वो लाइक वहीं पे काम करते थे और उनका एक्सप्लोटेशन भी होता था, तो उसने वो सर्फडम भी हटा दिया, फ्री कर दिया। मेनोरियल ड्यूज मतलब जो लोगों ने कर्जे वगैरह ले रखे थे वो भी माफ करवा दिए, ठीक है। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए, मतलब भीड़ एक साथ लोग इकट्ठा नहीं होने देते थे पहले कंजर्वेटिव्स, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो इकट्ठे होंगे तो वो साजिश रचेंगे इनके खिलाफ। लेकिन उसने ये भी कह दिया कि भाई तुम करो, तुम ट्रेडिंग वगैरह के लिए इकट्ठे हो, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन हटा दिए। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम में उसने बहुत ज़्यादा लाइक इंप्रूवमेंट लाई, ट्रेड्स में काफ़ी आसानी हुई लोगों को उसके आने से, ठीक है। अभी ऐसा तो होगा फ्रांस में, लेकिन अब देखो वो बैठने वाला तो था नहीं, वो इतना पावरफुल रहता था। अब वो जल्दी अपने फ्रांस की टेरिटरीज को एक्सपेंड करने, जैसे जैसे वो आगे बढ़ाना मतलब हर छोटी छोटी टेरिटरीज पे कब्जा करने के लिए, तो लोगों का रिएक्शन मिक्स था। इनिशियल स्टेज पे लोग खुश हुए क्योंकि वो एक मॉडर्नाइजर था, उसकी ना जो सोच थी उस टाइम से थोड़ी आगे की थी, तो वो जो आगे बढ़ा तो लाइक लोग खुश हुए कि अरे वो हमारे यहाँ पे भी आएगा एंड हमारी भी कंट्री में ये सारे न्यू डिसीजंस लेगा, न्यू स्टेप्स लेगा, तो कितना अच्छा होगा। तो ऐसा हुआ, वो गया वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर बाद में लोगों को ये बात समझ आई कि जो पॉलिटिकल फ्रीडम है और ये जो मॉडर्न चेंजेस है ये हैंड टू हैंड एक साथ आते हैं, एक साथ नहीं आ सकते। मतलब देखो अब वो फ्रांस का राजा, तो ऑब्वियसली बात है जैसे हम अपनी किसी भी जगह पे हम कहीं से भी बिलोंग करते हैं, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो हम चाहे अब कहीं और जाके रहे, लेकिन एक इंडिया से जो अटैचमेंट होती है वो अलग ही रहेगी। तो वही थी कि फ्रांस के लिए तो उसने बहुत अच्छा किया, लेकिन बाकी जहाँ जहाँ उसने जाके वहाँ पे टेरिटरीज में कब्जा किया, तो वो फ्रांस को एक्सपेंड करने के लिए वो वहाँ पे फोर्स रिक्रूटमेंट करने लगा, मतलब वहीं के लोगों को इकट्ठा करने लगा कि हमारी उसमें लड़ो। तो लोग क्यों लड़े फ्रांस की तरफ से, जब क्यों लड़े, मतलब बेसिकली उनका तो कोई अटैचमेंट ही नहीं है। तो बाद में लोगों को समझ आएगी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, जो पॉलिटिकल पावर होती है, वो मॉडर्न चेंजेस के साथ हैंड टू हैंड तो नहीं आ सकती। तो बाद में लोगों को नेपोलियन लगने लगा, समझ आया कि नेपोलियन का आना उनके लिए सही नहीं था। इनिशियली उन्हें अच्छा लगा नेपोलियन कि वो आएगा, हमारे राजा को हटाएगा, तख्ता पलट करेगा, भाई साहब मजा आ जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो होता है कि सबका डाउनफॉल आता है, तो अब हुआ क्या 1815 में डाउनफॉल आया हमारे नेपोलियन बोनापार्टी का। 4 कंट्रियां प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन ने मिलकर इसे हरा दिया। इन लोगों ने इसे मिलकर हटा दिया, डाउनफॉल हो गया, नेपोलियन चला गया, नेपोलियन मर गया, वाटरलू की लड़ाई में मरा। अब इसके बाद आगे हुआ क्या, न्यू रिजीम आफ्टर कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1815। तो अब देखो इससे पहले ना ये जो टॉपिक है, इससे पहले कुछ आइडियोलॉजीज बताई कि इस टाइम पे लोगों की विचारधारा क्या थी। अब हुआ क्या, एक तो थी अरिस्टोक्रेटिक क्लास, मतलब वो जो राजा वाली क्लास थी, जो क्लास को मेंटेन रखने वाले लोग थे, जिन्हें कह सकते हैं हम अमीर ज़्यादा लोग थे, ठीक है। वो मतलब कि हम अमीर लोगों में शादी करेंगे, मतलब उनके बच्चों को ही ब्याएंगे, लाइक दैट। ये थी ऑटोक्रेटिक क्लास, ऑटोक्रेसी, ठीक है। इसके अलावा एक ग्रुप था न्यू मिडिल क्लास। अब देखो उसने नेपोलियन ने किया क्या, उसने ट्रेड की सबको इजाजत दे दी, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए। तो इससे फायदा क्या हुआ, लोग बाहर जाके ट्रेड करने लगे, उनको ट्रेड करने के बाद उनके पास पैसा आया तो वो पढ़ने बाहर गए, उन्होंने चीजें सीखी, लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर, लोगों की इंटेलिजेंस बढ़ी। जब इंटेलिजेंस बढ़ी तो लोगों को समझ आया कि हमारे लिए राजा का राज सही नहीं है। तो हुआ क्या, इससे इनडायरेक्टली एक नई क्लास इमर्ज हुई, जो पैसे वालों की क्लास थी, इंडस्ट्रियलिस्ट, कमर्शियल क्लास टाइप से, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल लोग थे, ये निकल कर आए बाहर, ठीक है। आउटकम आया, इन्हें एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास भी कहा जाता है। देखो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी बेसिकली होती क्या है, पहले के टाइम पे कोई भी कंट्री नहीं होती थी, नेशन स्टेट्स नहीं होते थे, एम्पायर्स होते थे। तो इस वजह से लोग जैसे एक जगह पे एक कल्चर के, एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहे हैं, तो वो एक जगह से कनेक्टेड है, तो उस जगह को हम एक कंट्री बना लें, ये भावना। अब देखो नेशनलिज्म की भावना बेसिकली होती है हमारे देश के प्रति जो हमारी भावना है। लाइक वही एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जब नेशनल एंथम होती है तो हम लोग एक साथ टिक के खड़े हो जाते हैं, तो वही हमारे देश के प्रति हमारी नेशनलिज्म का सद्भावना कि हमारा देश हो, हमारा देश आज़ाद रहे एंड लाइक दैट। अब जब ये नेशनलिज्म की और लिबरल्स की आइडियोलॉजी मिली, लिबरल्स की आइडियोलॉजी क्या थी, हमें बिजनेस करने थे, हम पढ़ लिख गए हैं। तो अब देखो लिबरल्स की आइडियोलॉजी क्या थी, हम ये समझते हैं। लिबरल मिडिल क्लास को समझ आगे कौन थे, जो लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से आउट इमर्ज होकर आए थे, क्योंकि गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस रिमूव हो गए थे और ट्रेड करने में इंप्रूवमेंट करी थी नेपोलियन ने। तो इससे जो लोग इमर्ज होकर आए थे न्यू मिडिल क्लास, उसके बाद उनको कहा गया लिबरल, क्योंकि वो चेंजेस चाहते थे। तो लिबरल और नेशनलिज्म, अब लिबरल्स की जो आइडियोलॉजी और एक जो आइडियोलॉजी नेशनलिज्म है, जब इन आइडियोलॉजी को मिला देंगे तो क्या बनता है। देखो लिबरल में जो वर्ड है लिबर, इसका मतलब होता है फ्री। फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टैंड फॉर फ्रीडम, फॉर इक्वेलिटी, ठीक है, ऑफ इंडिविजुअल। अब लिबरलिज्म को हम दो स्फीयर्स में देख सकते हैं, एक पॉलिटिकल स्फीयर और एक इकोनॉमिक स्फीयर। देखो पॉलिटिकली वो लोग क्या चाहते थे कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट हो, फ्रेंच रूल हट जाए, इट मीन्स राजा का राज हट जाए, ठीक है। गवर्नमेंट बाय कंसेंट मतलब या सबके कंसेंट से सरकार बने, लेकिन इसमें भी वो लोग ये नहीं चाहते थे कि प्रॉपर्टी लेस मेंस को राइट मिल जाए वोटिंग का, मतलब बेसिकली वो सफरेज नहीं चाहते थे। यूनिवर्सल सफरेज बेसिकली मतलब होता है कि सबको वोटिंग राइट करेगा, तो ये नहीं चाहते। वो चाहते थे कि जो लोग पढ़े लिखे हैं और जो पैसे वाले हैं उनको वोटिंग राइट मिले, वुमेन्स को ना मिले, और जिनके पास पैसा है, प्रॉपर्टी नहीं है, उनको ना मिले। तो वो लोग यही चाहते थे कि पॉलिटिकली गवर्नमेंट बाय कंसेंट हो, पार्लियामेंट से गवर्नमेंट चले, ठीक है। अब इसके अलावा इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म में क्या था, वो यही चाहते थे इसमें बेसिकली कि भाई उन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस ना लगे इस पे कि ट्रेड करने के लिए, क्योंकि वो न्यू मिडिल क्लास इमर्ज कैसे होती है, ट्रेड से, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। तो वो बेसिकली यही चाहेंगे ना कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चलता रहे। उस टाइम पे ना डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम थे, मतलब कि हमारे यहाँ पे 1 मीटर इतना कपड़ा होता है, तो क्या पता कहीं पे और छोटा हो, तो लाइक दिस। तो ये उनके लिए टैरिफ बैरियर्स है, तो इनको हटा दिया जाए, ठीक है। तो इनको हटाने के लिए बाद में ना ज़ोल्वरीन 1834 में बनी थी। इसके उस टाइम पे हर अलग अलग एरिया में अलग अलग करेंसी चलती थी, ठीक है। मतलब यहाँ पे 1 रुपये की वैल्यू कुछ और है तो कहीं पे, तो ये सारी चीज़ें बहुत परेशान थी। तो इसके लिए ज़ोल्वरीन बना, उसके अकॉर्डिंग 39 करेंसीज को हटा के 2 कर दी गई, एक नंबर ऑफ एरियाज के लिए ये हुआ था। अब इसके बाद आते हैं न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850। देखो स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म, इसका मतलब है बेसिकली कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी थी कंजर्वेटिव्स लोगों की, जो चाहते थे, कंजर्वेटिव्स वही थे जो लोग चाहते थे कि एक्चुअली चेंज ना आए, चेंज धीरे धीरे आए, मतलब जो लोग चाहते थे कि हाँ भाई बेसिकली राजा का राज हो, ठीक है।
अब कहानी हमारी कहाँ रुकी थी, हमारी कहानी रुकी थी वहीं पे जहाँ पे नेपोलियन मर गया। अब उसके आगे देखते हैं होता क्या है। ये तो बीच में आइडियोलॉजी आ गई कि उस टाइम पे जो नेपोलियन था तो लोगों की विचारधारा क्या थी, लोगों की आइडियोलॉजी क्या थी, लोग चल किस तरह से रहे थे, मेंटालिटी क्या थी, पर्सपेक्टिव क्या था। नेपोलियन के हारते ही कंजर्वेटिज्म की स्पीड बढ़ गई। ठीक है, हुआ क्या, सबसे पहले देखो जिन 4 देशों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था वो वियना में मिलते हैं, ऑस्ट्रिया में एक जगह है। इस पूरी मीटिंग को पूरी मीटिंग का हेड होता है ड्यूक मेटरनिच, जो उसको मीटिंग को वो करता है, होस्ट करता है। ठीक है, अब इस मीटिंग में एक ट्रीटी ऑफ वियना साइन होती है जिसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस नेपोलियन के द्वारा लाए गए थे वो चेंजेस को हम उस चेंजेस को हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो बर्बन डायनेस्टी हटाई थी, जो लुईस 16 था 9 में पड़ा था, तो बर्बन डायनेस्टी को रीइंस्टॉल कर दिया गया। उसके अलावा हुआ क्या, लुईस फिलिप को मतलब ऑब्वियसली फ्रांस का राजा बना दिया गया, तो वो बर्बन डायनेस्टी इंस्टॉल हो गई। उसके अलावा जो फ्रांस ने अपनी टेरिटरीज एक्सपेंड करी थी वो सारी टेरिटरीज उससे वापस छुड़वा ली गई, वापस ले ली गई, और जिससे कि फ्रांस बाद में आगे कहीं ज़्यादा एक्सपेंड ना कर सके किसी भी वजह से। तो उसके बॉर्डर्स पे ना बहुत सारी कंट्रीज सेट कर दी गई, बहुत सारी कंट्रीज को बना दिया गया, जैसे द किंगडम ऑफ नीदरलैंड। ठीक है, जिसमें बेल्जियम इंक्लूड होता है, जिनोआ इंक्लूड होता है, पिएडमंट इन साउथ में। ठीक है, रशिया वाज गिवन न्यू टेरिटरीज, वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे दे दी थी। ठीक है, ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्थन इटली। ठीक है, हालांकि वो जो 39 स्टेट्स वाला कॉन्फेडरेशन था वो नहीं टच किया गया था, बट उसके अलावा काफी सारी चेंजेस आए थे। ठीक है, अब देखो द न्यू कंजर्वेटिव रिजीम वर्सेस द सोसाइटी, क्या सोसाइटी इसको एक्सेप्ट कर लेगी। अब कहानी चलेगी 18 से 1815 टू 1830 वाली। देखो 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद नेपोलियन पावर में आया, नेपोलियन पावर में आया, 1815 में नेपोलियन हार गया। अब देखो 1830 तक हुआ क्या, 1830 में रिवॉल्यूशन हुआ दोबारा। 1815 से 1830 के बीच में क्या होगा, रिवॉल्यूशनरीज इमर्ज होंगे, क्योंकि देखो कंजर्वेटिज्म पावर में आ गए थे तो रिवॉल्यूशनरीज अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि पता चल गया अगर हम खुलेआम ये साजिश रचेंगे तो ऑब्वियसली हम नहीं बचेंगे, तो वो लोग अंडरग्राउंड हो गए। ठीक है, और एज एक बार वो लोग ना आजादी का स्वाद चख चुके थे, तो लोग अब शांति से तो नहीं बैठने वाले, उन्हें पता चल गया कि भाई हमारे पास पावर आई तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसलिए ये तो बात पक्की थी, रिवॉल्यूशन तो होना ही है दोबारा। And basically most of the revolutionaries saw the creation of nation state as a necessary part of its struggle for freedom. गिसिपी मजीदी भी एक इटालियन रिवॉल्यूशनरीज थे जिनोवा में जिनका जन्म हुआ था, और इन्होंने भी यंग इटली मार्सलीज और यंग यूरोपियन बर्नी दो सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करी थी। बेसिकली गिसिपी मजीनी का जो आइडिया था वो था ही बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। और एक्चुअली ना मेटरनिक जो था ना, ड्यूक मेटरनिक, उसने डिस्क्राइब करा था हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। अब देखो कनेक्ट करो स्टोरी को, राइज ऑफ नेशनलिज्म हीरो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, फिर नेपोलियनिक वॉर बिगिन 1797, फॉल ऑफ नेपोलियन कंजर्वेटिव रिजीम 1815 टू 1830, रिवॉल्यूशन होता है 1830 टू 1848 में। देखो 1850 से 1830 इसके बीच में रिवॉल्यूशनरीज इमर्ज हो गई, तो आइडिया जो है। अब देखो 1850 में हुआ क्या, जुलाई रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। अब इसमें हुआ क्या था, फ्रांस तो है ही भाई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, फ्रांस उठी, उसने लुईस फिलिप के गले में घंटा बांधा और उसे कह रहे तुम आज से कॉन्स्टिट्यूशन बना रखो। ठीक है, अब देखो ये बस ड्यूक मेटरनिक ने एक लाइन और कही थी, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन monarchy फ्रांस में आई वैसे ही हुआ क्या, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस छिड़ गई। ठीक है, इससे ना ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से 1832 में फाइनली ग्रीस भी आजाद हो जाता है, एंड बेल्जियम भी द किंगडम ऑफ नीदरलैंड से आजाद हो जाता है। ठीक है, 1830 से लेकर 1848 तक का जो टाइम पीरियड था वो बेसिकली यही था, रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड। अब वही कहानी है, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती है, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती है तो लोग शहर में जाते हैं, शहर में जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, गांव से शहर में जाते हैं, वहाँ पे इंप्लॉयमेंट के चक्कर में जाते हैं, बट अनएम्प्लॉयमेंट होती है क्योंकि एकदम से लोग इतने सारे शहर में जाते हैं, तो हार्डशिप बढ़ जाती है। उसके अलावा एज ड्यू टू बैड हार्वेस्ट लोगों को खाने की कमी पड़ने लगती है, और इस चीज़ का जिम्मेदार इसको देंगे गवर्नमेंट को। तो लोगों के अंदर भाई आग तो पहले से ही थी, उसको भड़का इन चीज़ों ने दिया, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट ने। अब हंगर और हार्डशिप तो देख लो, पॉपुलर रिवोल्ट और देख लो, ये जो सारी चीज़ें थी इट लीड टू पॉपुलर रिवोल्ट इन फ्रांस। दोबारा से 1848 में जाके फ्रांस में रिवॉल्यूशन होता है, जिससे एक्चुअली फ्रांस अब रिपब्लिक बन जाता है। लुईस फिलिप वाज फोर्स टू फ्ली, लुईस को छोड़ने पे मजबूर कर दिया अपना तख्त। ठीक है, क्योंकि इन सारी चीज़ों से फ्रांस की जनता भाई आ गई सड़क पे दोबारा। और फिर अब होता क्या है, नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड फ्रांस एज अ रिपब्लिक और ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स अबव 21। ठीक है, राइट टू वर्क भी उसने देने की वादा किया था। फ्रांस आजाद हो गया, देखिए जर्मनी में भी ना बहुत लोग इकट्ठे होते हैं और एक नेशनल जनरल असेंबली बनाते हैं और कहते हैं कि हम लोग भी राजा के पास जाएंगे और उसे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के लिए कहेंगे। तो 821 रिप्रेजेंटेटिव्स जर्मनी में जाते हैं राजा के पास और उनसे कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में मतलब हम आप लाइक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलोगे। बट राजा उस टाइम पे लोगों को सप्रेस कर देता है, क्योंकि पीजेंट्स वगैरह लोगों के साथ नहीं थे, क्योंकि जो मिडिल क्लास थी वो जाती है तो वो डोमिनेट कर रही होती है पीजेंट्स के ऊपर। तो अब वो लोग जाते हैं तो राजा मना कर देता है और अच्छे खासा वो सप्रेस करता है विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री। लेकिन इससे ये जो फेल्ड रिवॉल्ट था, इससे लोगों को ये तो पता चल गया कि अब जनता शांत नहीं बैठेगी। तब आगे होता है क्या है कि बाद में अब जो रिवॉल्ट्स होते हैं, जो अब यूनिफिकेशन वाला पार्ट हो गया, चैप्टर खत्म हो गया कहानी का, जो स्टोरी पार्ट है वो खत्म की भाई। इसके अलावा हाँ एक आइडियोलॉजी है जो रोमांटिसिज्म, इस बेसिकली भाई हम कल्चर से मतलब ये है कि सिर्फ रिवॉल्ट के थ्रू हम लोगों को कनेक्ट नहीं कर सकते, हम लोगों को फॉक्स, म्यूजिक, लिरिक्स एंड नॉवेल्स, बुक्स और इन चीज़ों से मतलब फीलिंग से, मिस्टिक फीलिंग से, लव से, इमेंस लव से, इन सबसे मतलब कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली यही था। आप देखो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इटली एंड द ग्रेट ब्रिटेन, मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर। इनकी कहानी क्या है, देखो भाई जर्मनी में राजा खुद सोचता है कि बाद में कि आप देखो लोग तो ऐसे सदेंगे नहीं, प्रशिया जर्मनी का यूनिफिकेशन कराने की जिम्मा लेती है, कि प्रशिया सोचते हैं कि अगर मैं जर्मनी का जो जर्मनी को यूनिफाई करा दूंगी तो लोग मेरे सपोर्ट में आ जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ वो लोग नहीं कर पाए वो मैं करवाऊंगा तो लोग मेरे सपोर्ट में आ जाएंगे। तो जर्मनी 3 वॉर्स लड़ती है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से। और ये जो रशिया का चीफ मिनिस्टर है ओटो वन बिस्मार्क, इसको ये जिम्मेदारी दी गई थी। और 7 साल तक ये 3 वॉर्स चलती हैं, लेकिन बाद में रशिया की विक्ट्री के साथ ये वॉर्स खत्म होती है और जर्मनी की भी यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब जो इटली क्या था ना, ये ना बहुत सारी पार्ट्स में डिवाइडेड था, मतलब जो सार्डिना पिएडमोंट का जो था पार्ट, सिर्फ इसमें इटालियन प्रिंसली हाउस रूल करता था। इसके अलावा बाकी सब ना बटे हुए थे अलग अलग जगह पे, जैसे इन द मिडिल पोप राज करते थे, इन द साउथ सिसलीज वगैरह राज करते थे, बर्बन किंग ऑफ स्पेन, सिसलीज
नॉर्थ वाज रूल्ड बाय ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। तो इस वजह से अब देखो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में ना बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटीज का कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले तो गिउसेपी मजीनी, जो अभी हमने पढ़ा था, जिन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, उन्होंने ट्राई करा था रिवॉल्यूशन का, बट वो फेल हो गए थे। उसके बाद अब जो इनको यूनिफिकेशन के लिए जो टास्क दिया जाता है वो दिया जाता है काउंट कैमिलियो केवर को। ये जाके इनके अच्छे खासे संबंध थे फ्रांस से, तो सबसे पहले ये जो नॉर्थ पार्ट होता है जो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंदर में था ना, उसको ये छुड़वा लेते हैं लड़ाई धुराई करके, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब इसके बाद जो साउथ का पार्ट जो था अंडर किंग ऑफ बर्बन, किंग ऑफ स्पेन के, तो ये गिउसेपी गैरिबाल्डी जो विद द हेल्प ऑफ पीजेंट्स मूवमेंट साउथ के पार्ट को भी छुड़वा लेते हैं। अब देखो बीच में बची पोप, क्रिश्चियन लोग वगैरह, मतलब चर्च वगैरह वाले लोग रहते थे, तो वो खुद ही सरेंडर करते हैं, हमें लड़ना नहीं है। तो पूरा इटली जो आ जाता है वो आ जाता है विक्टर एमेन्युअल सेकंड के उसमें, इनको इनका राज हो जाता है, एंड यहाँ पे हमारा यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो जाता है। अब यहाँ पे तो लड़ाई वगैरह जो ग्रेट ब्रिटेन है, इसको केस को स्ट्रेंज इस वजह से कहते हैं क्योंकि ब्रिटिश नेशन 18th सेंचुरी से पहले कुछ भी नहीं था। कुछ प्राइमरी एथनिक ग्रुप्स रहते थे, जैसे इसलीज, इंग्लिश बोलने वाले, वेल्श, स्कॉट और आयरिश। जब इंग्लिश नेशन मतलब ये ब्रिटेन वगैरह वाले थे भाई, ये लोग तो थे 4 लाख साले, सॉरी अंग्रेजों का इन्फ्लुएंस पड़ा। तो द एक्ट ऑफ यूनियन से मतलब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को इन्होंने यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलके यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना लिया। इसके बाद इन्होंने ये भी लड़के नहीं बनाया था, इन्होंने कोऑपरेशन से ही बनाया था भाई, समझा उसके पार्लियामेंट ने, क्योंकि हाथ पे पावर ले ली थी यूनिफिकेशन की। अब इसके बाद आयरलैंड का केस क्या था, वहाँ पे दो जो क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स रहते थे। तो जो ये जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना था, इसके कैथोलिक्स ने प्रोटेस्टेंट्स जो आयरलैंड के कैथोलिक्स है उनका साथ दिया प्रोटेस्टेंट्स के खिलाफ। तो इस तरह से आयरलैंड को भी फोर्सफुली इसमें बना लिया गया, ग्रेट ब्रिटेन में समर्ज कर लिया। हालांकि लोग नहीं चाहते थे यहाँ पे आना, ग्रेट ब्रिटेन में शामिल होना, क्योंकि इंग्लिश डोमिनेट कर रहे थे वहाँ पे। काफ़ी लोगों ने रिवॉल्ट भी किया, लेकिन फोर्सिबली उन लोगों को दबा दिया गया और एक नया ब्रिटिश नेशन अपन के तैयार हुआ था, जिसका सिंबल गॉड सेव आवर नोबल किंग एंड वगैरह वगैरह भी था, यूनियन जैक भी था। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन। बस मतलब यही है, जैसे हम लोग अपने देश को भारत माता की तरह कहते हैं, तो उन लोगों ने अपने देश को किसी फीमेल एलिगरी के थ्रू देखना शुरू कर दिया। तो जैसे फ्रांस की थी मेराइनरी और जर्मनी की थी जर्मेनिया, बस ये। इसके बाद नेशनल इंपीरियलिज्म, देखो नेशनल मतलब अपने देश को एक नेशन बनाने की सद्भावना, एक वो। लेकिन जब इंपीरियलिज्म में बेसिकली मतलब होता है कि जब हम अपनी कंट्री बनाने के बाद दूसरों की कंट्री पे डोमिनेट करने लग जाए कि भाई अब हमने इंडिया जीत लिया, अब हम चलो पाकिस्तान को भी अपने अंदर में लाए थे। तो ये इंपीरियलिज्म की भावना हुई कि हमने खुद का नेशन स्टेट बना लिया, अब हम उन पे जाके डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बल्कन रीजन था एक उस टाइम पे जो ऑस्ट्रियन एम्पायर के उसमें आता था। तो जो आज के टाइम में प्रेजेंट कंट्रीज हैं, जैसे अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोटिया, बोस्निया, स्लोवेनिया, सर्बिया, एक्सेट्रा, यहाँ पे रहने वाले लोगों को स्लीव्स बोला जाता था। छोटे छोटे मार्क्स में क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में बहुत सारा पार्ट था। तो ये जो बल्कन से भाई, इनमें बेसिकली लड़ाई होती थी, छोटी छोटी कंट्री, ये भी नेशन स्टेट बनाना चाहती थी, तो उनमें कंट्री में आपस में लड़ाई चलती थी। अब इन्होंने किया, इन्होंने फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, बड़ी बड़ी कंट्रीज को अपनी लड़ाई में इन्वॉल्व किया। बच्चों की लड़ाई में जब माँ बाप इन्वॉल्व हो जाए ना, तो वो लड़ाई बड़ी हो जाती है। तो दिस लीड टू एक्चुअली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की आगे की कहानी हम नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ लेंगे। तो ये चैप्टर था, बस यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। आई होप समझ आ गया होगा। थैंक यू। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ 1914 हुई थी, तो इससे हमारा नेशनल इंडिया पूरा यहाँ पे चैप्टर से शुरू होगा। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 नेशनल इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये वाला पूरा टॉपिक एक साथ पढ़ते चलते हैं। चैप्टर 2 नेशनल इंडिया। देखो हमने ना जल्दी चैप्टर को खत्म करते हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि बाल्कन रीजन का वो जो खुद आपस में लड़ाई थी, वो इट लीड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या कि ब्रिटिश भी थी, तो ब्रिटेन जो कंट्री थी वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थी वॉर में, लेकिन हम उस टाइम पे उसकी कॉलोनी थे। तो इंडिया पे क्या क्या असर पड़ा, और उसके बाद इंडिया नेशनलिज्म इंडिया में बेसिकली इंडिया कैसे इंडिया में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इवेंट्स ने टुक प्लेस किया फॉर द फ्रीडम, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। तो देखो भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हुआ क्या कि हमारे देश में ना एक बैकग्राउंड टाइप सेटल हो गया कि हाँ भाई हमें अपने देश को फ्री क्यों कराना है इन लोगों से। तो देखो डिफेंस एक्सपेंडिचर, अब देखो भाई लड़ हो रहे थे और खर्चा वो हमसे ले रहे थे। कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी उन लोगों ने, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स वगैरह सब बढ़ रहे थे ड्यू टू एक्चुअली ना बैड हार्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद लोगों को जबरदस्ती अपने फोर्स में वो लोग रिक्रूट कर रहे थे, जबरदस्ती भर्ती कर रहे थे कि भाई आओ हमारे साथ आके लड़ो। तो इन सबसे ना लोग परेशान हो गए थे, तो लोग भी चाहते थे एक ब्रॉड कुछ मूवमेंट। इसी बीच में हमारे कहानी के हीरो महात्मा गांधी आते हैं अफ्रीका से। उसके बाद आके वो अपने सत्याग्रह की आइडियोलॉजी के साथ आते हैं। सत्याग्रह की आइडियोलॉजी बेसिकली जेन जी टर्म में बात करूँ भाई, साइलेंट ट्रीटमेंट, सामने वाले इंसान को रियलाइज कराना कि उसकी गलती है, बिना मार कुटाई के लड़ाई वगैरह, ये ठीक है, रियलाइज कराना कि भाई तुम्हारी गलती है। ये होता है सत्याग्रह का आइडिया कि हम अगर सही हैं और अगर हम सही की तरफ काम कर रहे हैं तो हम लोग शांति से बिना हाथ पैर चलाए भी फ्रीडम वगैरह जो भी हमें चीज़ अचीव करनी है वो कर सकते हैं। इसी आइडिया को इन्होंने 3 जगह पे इंप्लीमेंट करा इंडिया में, चंपारण बिहार, खेड़ा गुजरात एंड अहमदाबाद गुजरात। चंपारण में पीजेंट्स के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया, वहाँ पे भी ये सक्सेसफुल हुए। खेड़ा में ये लोगों ने एक्चुअली क्योंकि जो फूड ग्रेन्स थी इनकी उसकी वजह से, बैड हार्वेस्ट की वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड थी, तो वहाँ पे भी इन्होंने पीजेंट्स के लिए किया। और चंपारण बिहार में एक्चुअली ना जो प्लांटेशन पीजेंट्स थे उनके लिए, और अहमदाबाद में भी इन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स के खिलाफ ये वाला सत्याग्रह मूवमेंट किया। तीनों जगह ये एक्चुअली ना जीत गए। उसी टाइम पे इंडिया में एक रॉलेट एक्ट नाम की एक्ट पास हुआ 1919 में, सॉरी। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट जिन पे भी ब्रिटिशर्स को शक होगा, जो भी थोड़े सस्पिशियस लगेंगे कि हाँ भाई हमारे खिलाफ जा सकते हैं, उनको तुम 2 साल के लिए बिना किसी भी लीगल वर्क के तुम डायरेक्ट जेल में डाल सकते हो। ये था रॉलेट एक्ट, ठीक है। तो अब इस रॉलेट एक्ट के लिए ना इसके अगेंस्ट में एक सत्याग्रह गांधी जी ने लॉन्च करा है, जिससे लोग धरने वगैरह पे बैठे। हालांकि बाद में थोड़ा वायलेंस भी हुआ, बट देखो वो लोग बैठ गए, शांति से बैठे, जिससे कि सत्याग्रह का आइडिया भी चले रॉलेट एक्ट के खिलाफ में। बट अब बाद में हुआ क्या कि ऐसे धरने वगैरह चले थे, तो मार्शल लॉ इंपोज हो गया अमृतसर में। जनरल डायर को वहाँ का कमांड दिया गया। मार्शल लॉ का मतलब बेसिकली यही है कि जो पावर है वो गवर्नमेंट से मिलिट्री के पास आ गई थी, ठीक है। तो जनरल डायर को वहाँ का कमांड मिल गया। अब हुआ क्या कि ऑन 14 अप्रैल
आई मीन 13 अप्रैल 1919 बहुत सारे लोग अमृतसर में बैसाखी के मेले के लिए इकट्ठे हुए। वहाँ पे जो जनरल डायर था उसे खबर मिली कि वहाँ पे लोग ना साजिश के लिए भी आएंगे, मतलब मिनिस्टर्स वगैरह भी आएंगे। तो लोगों को नहीं पता था कि मार्शल लॉ इम्पोज हो रखा है, इस वजह से उन्हें वहाँ पे भीड़ वगैरह इकट्ठी नहीं करनी। लेकिन क्योंकि बैसाखी का मेला था तो बहुत लोग आए, तो जनरल डायर ने क्या किया कि सिर्फ एक एंट्री गेट था वहाँ का, तो बाकी हर तरफ वॉल्स थी, तो एंट्री गेट्स को लॉक करवा दिया। मिलिट्री ने ओपन फायर का अनाउंस कर दिया। 100 पीपल्स वर किल्ड इन दिस इंसिडेंट। और जैसे ये न्यूज़ स्प्रेड हुई ना, लोग स्ट्राइक्स पे आ गए, क्लैशेस होने लगे, लोग गवर्नमेंट पे अटैक करने लगे, गवर्नमेंट लोगों पे अटैक करने लगी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड का टाइटल दे दिया इस टाइम पे, ठीक है। और महात्मा गांधी ने एज ये जो मूवमेंट था सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, वायलेंस आ गई थी तो उसे कॉल ऑफ कर लिया, ठीक है। अब देखो उसी टाइम पे अब गांधी जी समझ गए थे कि भाई एक बड़ा मूवमेंट चलाना है, ग्रोथ, तो उसके लिए हिंदू मुस्लिम को एक साथ करना जरूरी है। उसी टाइम पे चला था खिलाफत इशू। देखो 1918 के बाद की सारी बातें चल रही है। 1919 में तो यही हुआ है कि कहते हैं हमारा जलियांवाला बाग मसाकरे। तो मतलब बेसिकली हुआ क्या था कि ब्रिटेन जीत गई थी। तो ब्रिटेन जब जीत गई थी तो वो ऑटोमन एम्पायर के जो राजा थे खलीफा, उन पे बहुत सारी पीस ट्रीटी साइन करवाने वाली थी, ये न्यूज़ फैल रही थी। तो कि खलीफा जो थे वो एक स्पिरिचुअल हेड माने जाते हैं, मुसलमान मानते थे उस टाइम पे। तो इस वजह से उनकी बेइज्जती हो रही है और तुम उन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ट्रीटी इम्पोज करोगे, ऐसी बात हमें पता है। इस वजह से लोगों ने क्या किया, लोग ब्रिटिशर से खिलाफ हुए। अब भाई देखो मुसलमान भी ब्रिटिशर के खिलाफ, हिंदू ब्रिटिशर के खिलाफ, तो हिंदू मुसलमान भाई भाई हो गए, ठीक है। तो इससे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुसलमानों को भी हिंदुओं के साथ कर लिया और दोनों लोगों ने इसको मिला के इन्होंने एक न्यू एक्ट के लिए, न्यू मूवमेंट के लिए दोनों को तैयार कर लिया। खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई जिसके मुस्लिम लीडर्स थे मोहम्मद अली और शौकत अली। अब इसके बाद देखो जो गांधी जी थे उन्होंने अपनी हिंदी स्वराज बुक 1909 में ये लिखा था कि हम क्योंकि ब्रिटिश के साथ कॉपरेट कर रहे हैं, उनकी बातें मान रहे हैं, इसलिए वो हमसे अपनी बातें मनवा रहे हैं। अगर हम उनकी बातें नहीं मानेंगे तो वो 1-2 साल भी हमारे यहाँ पे नहीं टिक पाएंगे और उन्हें जाना पड़ेगा। विद इन अ ईयर ब्रिटिश रूल विल बी कोलैप्स, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने क्या किया कि अब इन्होंने कलकत्ता सेशन सितंबर 1920 में जो ये है हमारा एक्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसके लिए अपनी वो बताई कि ऐसे ऐसा हो सकता है। दिसंबर 1920 में ही रिजोल्यूशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक्सेप्ट कर लिया गया और जनवरी 1921 में ये मूवमेंट लॉन्च हुआ। अब इस मूवमेंट में हुआ क्या कि भाई स्कूल से बच्चे जाना बंद हो गए, ठीक है, मजे ही मजे, ठीक है। ब्रिटिश जो लाइक लॉयर्स थे उन्होंने कोर्ट छोड़ दिए, सिविल सर्विसेज, ब्रिटिश कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव असेंबली, स्कूल कॉलेजेस सब कुछ बॉयकॉट कर दिया, ठीक है। अपने अपने टाइटल्स ऑनर्स जो उन्हें मिले थे वो छोड़ दिए। स्वदेशी को प्रमोट किया गया, मतलब कि लाइक बाहर के जो मशीनों के कपड़े आते हैं जो ब्रिटिशर्स वगैरह वाले थे उन्हें बंद करो, खादी को प्रमोट किया गया, ठीक है। ये सब इस मूवमेंट में हुआ और महात्मा गांधी की लीडरशिप में ये मूवमेंट बहुत अच्छे से स्प्रेड होकर ये स्टार्ट हुआ। अब इस मूवमेंट में किसी ने पार्टिसिपेट करा, इसके डिफरेंट स्ट्रेंथ से देखो। टाउन्स में ये मूवमेंट जो था इसमें स्टूडेंट्स ने स्कूल जाना बंद कर दिया, लॉयर्स ने कोर्ट्स छोड़ दिए, मिडिल क्लास लोगों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया टाउन्स में, फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड। हालांकि बाद में एक्चुअली खादी बहुत महंगी है तो इस वजह से, और बाद में लाइक क्योंकि स्कूल्स की जगह पे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस नहीं प्रोवाइड किए गए, इस वजह से स्टूडेंट्स को दोबारा स्कूल जाना पड़ा, कॉलेजेस में टीचर्स को पढ़ाने दोबारा जाना पड़ा, लॉयर्स को दोबारा कोर्ट जाना पड़ा और खादी दोबारा से लोग मशीन के कपड़े पहनने लगे क्योंकि ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं था। लेकिन इसके अलावा रेबेलियन इन द कंट्री साइड, देखो पीजेंट मूवमेंट्स, ट्राइबल्स मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन लोगों ने भी विलेज साइड में भी दो तरह के लोग, एक तो ट्राइबल हमारे भाई बहन और एक पीजेंट, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। देखो पार्टिसिपेट किया तो पीजेंट मूवमेंट में क्या था, अवध में लाइक बाबा रामचंद्रा जो एक सन्यासी हैं, जो एक फिजी रह चुके हैं बाद में, मतलब एक बंधुआ मजदूर, उन्होंने बेगर और सोशल बाइकआउट के खिलाफ, ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ इस मूवमेंट को उनकी डिमांड करी रेवेन्यू की, लाइक बिगाड़, मतलब लाइक जो बिना पैसे से आपसे काम कराया जाए वो। बहुत जगह पे ना ही धोबी बांध बनाए गए कि भाई अब तो हम लोग इन लोगों के खिलाफ, इन लोगों के बाल नहीं काटेंगे, इनके कपड़े नहीं धोएंगे। लैंडलॉर्ड्स के अवध की किसान सभा बनाई गई जवाहरलाल नेहरू बाबा रामचंद्र की मिलके और 1 महीने में इसकी 300 ब्रांचेस खुल गई थी, ठीक है। इसके अलावा ये जो पीजेंट मूवमेंट था इसमें तालुकदार जो इंडियन लैंड होल्डर्स थे उनके घर पे भी अटैक कर दिए गए, बाजार लूटे गए, ये सब किया गया। मतलब बाद में मूवमेंट वायलेंट ही हो गया था। और ट्राइबल मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश में भी देखो हुआ क्या कि गुडेम हिल्स में मिलिटेंट गुरेला मूवमेंट चला अंडर द लीडरशिप ऑफ अलूरी सीताराम राजू ने जो गांधी जी के दिए हुए वचन थे उन पर चल के काफी सारी चीजें मानी, लेकिन उनका मानना यह था कि बिना लड़ाई मार पिटाई के तो मूवमेंट नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि खादी पहनो, ड्रिंकिंग छोड़ दो, अल्कोहल ड्रिंक करना छोड़ दो। लेकिन देखो उनका क्या था कि भाई देखो मार पिटाई तो होगी, तो जो राजू थे इन्होंने जाके क्या किया, पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी, अटैक पुलिस स्टेशन और किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स, बहुत सारे लोगों को मारा। तो इस वजह से बाद में इनको भी एग्जीक्यूट कर लिया गया था। अब इसी तरह जो पार्टिसिपेशन था वो था स्वराज इन प्लांटेशंस, लोगों को ना इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 के थ्रू लोगों को एक जगह पे, वर्कर्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने की इजाजत नहीं थी, उन्हें वहीं पे काम करना था। ये गार्डन्स को बिना परमिशन के छोड़ने की इजाजत नहीं थी जो वर्कर्स थे उन्हें। तो प्लांटेशन वर्कर्स बिलीव दैट गांधी राज अब आएगा तो अब हम लोग जा सकते हैं अपनी विलेजेस में, तो उन्होंने अपने अपनी लैंड्स को, अपने अपने जो काम करने की जगह थी उन्हें छोड़ के वो चल दी अपनी तरफ। हालांकि वो जानी बाई से पहले पुलिस ने पकड़ लिया और आगे उन्हें खूब मारा। तो इस तरह से लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ। लेकिन अब देखो ये जो मूवमेंट था ये कॉल ऑफ इस वजह से करना पड़ा क्योंकि चौरी चौरा मूवमेंट हो गया था गाजियाबाद, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। और गांधी जी को समझ आ गया कि हर जगह मूवमेंट कहीं ना कहीं वायलेंट हो रहा है, तो लोगों को भी समझाने की, सिखाने पढ़ाने की जरूरत है। तो इस वजह से गांधी जी ने फिर मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया। अब देखो जो नेक्स्ट मास मूवमेंट था वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन इस मूवमेंट से पहले बीच में कुछ चीजें हुई। एक तो थी साइमन कमीशन इंडिया आई। इस कमीशन, साइमन कमीशन बेसिकली मीन्स कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी वगैरह करने के लिए एक कमीशन बनाई और लोग यहाँ भेजे। लेकिन दिक्कत ये थी कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए बन रहा है उसमें इंडिया का एक भी मेंबर नहीं था, इसलिए लोगों ने गो बैक साइमन के नारे से इनको भगाया। ये सब देख के विक्री लॉर्ड इनवेयर ने हमारे को डोमिनेंट स्टेटस प्रोवाइड करने की कहा कि हम डोमिनेंट स्टेटस देंगे, मतलब बस इंडिया जो है वो हमारे अंदर में रहेगी, बाकी तुम्हें जो अपने हिसाब से करना है कर लो। लेकिन जब हमारे न्यू लीडर्स हैं उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, अब हम लोग अगले आने वाली 26 जनवरी 1930 में आज़ादी लेंगे, पूर्ण स्वराज लेंगे। इसकी डिमांड की गई, फुल इंडिपेंडेंस डे की तरह हम इसे सेलिब्रेट करेंगे, इसकी डिमांड की गई। डोमिनेंट स्टेटस के लिए मना कर दिया गया और गांधी जी ने फिर किया कि अपनी 11 डिमांड्स लिख के इरविन को भेजी कि उन डिमांड्स में से कुछ सबकी, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट की, पीजेंट की, सबकी डिमांड उसमें मिक्सअप थी। उन डिमांड्स में से एक डिमांड थी एबॉलिश सॉल्ट टैक्स की, मतलब सॉल्ट टैक्स। एक्चुअली सॉल्ट की डिमांड ऐसी थी कि भाई देखो सॉल्ट सब खाते हैं,
इनको जो उन्होंने भेजा था वो उसे मना कर दिया। इससे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लागू किया गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने फॉरेन क्लोथ्स को बंद कर दिया। पीजेंट्स ने जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो तालुकदार थे, उन्हें टैक्स देने से मना कर दिया। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइंड। बहुत सारे प्लेसेस में फॉरेस्ट लॉ को भी तोड़ा गया, मतलब फॉरेस्ट के जो लॉज थे उन्हें भी वायलेट किया गया। गांधी जी अलॉन्ग विद 78 फॉलोवर्स स्टार्टेड साबरमती आश्रम से वो लोगों ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट करी थी और वहाँ जाकर नमक बना के दिखाया था, उन्हें ठेंगा दिखाया ब्रिटिशर्स को। इससे ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था, इसमें क्या क्या हुआ था मैंने बता दिया। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों कॉल ऑफ करना पड़ा, क्योंकि जो मूवमेंट पीसफुली हो रहा था उस पर अटैक हो गया था। और उसके अलावा अब्दुल जफर खान और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करने लगे थे ब्रिटिशर्स। तो गांधी अर्बन पैक्ट साइन होता है, जिसमें गांधी जी अर्बन की ये बात होती है कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर देंगे, लेकिन इसके बदले उन्हें बाकी जितने लोगों ने अरेस्ट किया है उन्हें छोड़ना पड़ेगा। और उसके अलावा वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए भी वहाँ गए थे इंग्लैंड, लेकिन वहाँ पे कुछ हुआ नहीं। बाद में वो लौटा है। फिर उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा लागू किया, क्योंकि वो अपना मोमेंटम लाइक रह गया था, उसका मोमेंटम छूट गया था। इस वजह से फिर वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाद में नहीं चल पाया। इस बार क्या थे, 4-5 ग्रुप्स बने थे। देखो, एक तो बिजनेसमैन, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो चाहते थे कि उनको ट्रेड बैरियर्स वगैरह हट जाए, उन्हें अच्छे से ट्रेड करने लगे। अब उन्हीं के नीचे जो काम करते थे एम्प्लॉइज, वो चाहते थे कि ये जो बिजनेस और इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं हमसे कम वेज चार्ज करें। तो ये एक अपोजिट ग्रुप हो गया। एक हो गया बड़े फार्मर्स का, लैंडलॉर्ड्स का। एक हो गया छोटे फार्मर्स का। लैंडलॉर्ड्स क्या चाहते थे, उनको कम रेवेन्यू देना पड़े, उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें दी जाए, लाइक दैट। पीजेंट्स क्या चाहते थे, उन्हें उनके जो माइनॉरिटीज है वो माफ कर दिया जाए। तो ये 4 ग्रुपों का एक वुमेन ग्रुप है जिसने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, वो थी वुमेन। वुमेन्स ने बढ़ चढ़ के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। 4-5 ग्रुप थे जिन्होंने पार्ट किया। दलित्स ने और मुसलमानों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। दलित्स को, क्योंकि जो कांग्रेस थी उसमें मोस्टली सनातनी हिंदूज थे, तो इस वजह से दलित्स को अनटचेबल माना जाता था। तो दलित्स को गांधी जी ने हरिजन भी कहा, और इस वजह से उन्होंने टू डिग्निफाई द रोल वर्क ऑफ हरिजन्स उन्होंने लाइक टॉयलेट वगैरह भी साफ करी गांधी जी ने, हालांकि सिर्फ बोलने के बाद है, बट स्टिल ठीक है। तो ये सब था हरिजन्स, लेकिन दलित लोगों ने भी नहीं किया सपोर्ट इतना सिविल डिसोबीडियंस को। और मुस्लिमों ने भी इसलिए नहीं, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं था। स्टैंड ऑफ दलित लीडर्स, बी आर अम्बेडकर कहते हैं एक सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब एक अलग देश की मांग करते हैं। तो गांधी जी खाना पीना छोड़ देते हैं, हड़ताल पर बैठ जाते हैं, और इतने बड़े लीडर हड़ताल पर बैठ जाते हैं। तो ये सोच के फिर गांधी और जो बी आर अम्बेडकर होता है, इनका पूना पैक्ट साइन होता है, जिससे गांधी जी कहते हैं तुम्हें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, रिजर्व इलेक्टोरेट देंगे। मतलब इन जगहों पर तुम्हारी रिजर्व सीट्स होंगी, अलग कंट्री नहीं, तुम इसी कंट्री में अलग अलग जगहों पे तुम्हारी सीट रिजर्व होंगी। यहाँ पे सिर्फ दलित लाइक कम्युनिटी के लोगों को अलाउ होगा, मतलब सीट से खड़ा होने, जिससे तुम भी पीछे ना रह जाओ। ये पूरा पैक्ट साइन होता है। बस यहाँ पे हिंदू मुस्लिम क्लैश, लाइक हिंदू महासभा बनी हुई थी, और मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग बना ली थी, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। जैसा कि हमने राइट्स ऑफ नेशन के रूप में देखा, उन्होंने अपनी लाइक उन्होंने अपने नेशन को आर्टिफाई किया। उन्होंने लाइक मेरा नहीं रीजन में नहीं देखा, तो हमारे भी भारत माता की तस्वीरें बनने लगी। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, ठीक है। और मतलब सॉरी, भारत माता की तस्वीर सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई। उन्होंने वंदे मातरम भी लिखा, नोवल आनंद मत भी लिखा, ठीक है। भारत माता को फिर एक बार रविंद्रनाथ टैगोर ने भी बनाया। तो इस तरह से फिर ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे एक फ्लैग बनाया गया था, जिसपे डिज़ाइन बंगाल में बनाया था, जिसमें 8 लोटस थे और एक आधा चांद था, जो दिखा रहा था लाइक हमारे देश में 8 प्रोविंसेस को वो 8 जो कमल के फूल थे वो दिखा रहे थे। वो जो चांद था वो दिखा रहा था कि अलग अलग हमारे देश में रिलीजन है। ये बाद में एक और फ्लैग बना था, जिसे स्वराज फ्लैग कहते हैं, जिसमें बीच में स्पिनिंग व्हील था, जो दिखा रहा था आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प एंड नेशनल थ्रू इंडियन एशियन हिस्ट्री। एंड हियर वेयर द चैप्टर ओवर्स। चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। बेसिकली हमारी ग्लोबल वर्ल्ड बहुत पहले से कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है अभी सिर्फ इंटरनेट आ गया इस वजह से हम इंस्टाग्राम फेसबुक के थ्रू कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत सारी जगहों से पहले से कनेक्टेड है। जैसे उसका एक एग्जांपल है सिल्क रूट। अब हम लोग पहले कनेक्ट होते क्यों थे, लोग इंटरलिंक होते कैसे थे एंशिएंट टाइम्स में, ट्रेवलर्स ट्रेडर्स फिजिस्ट, ये लोग ट्रैवल करते क्यों थे। तो इनका ट्रैवल करने का जो मेन रीजन था वो था नॉलेज को गेन करना, उसके अलावा फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज़ को और रिलीजियस और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट्स के लिए, ठीक है, बीमारियों से बचने के लिए, या फिर कभी उन्होंने चोरी कर दी तो एक देश से दूसरे देश में चले जाओ, तो उसमें पकड़ के मारे पीटेंगे नहीं, तो इस चीज़ों के लिए ये लोग अपने साथ पैसा लेके जाते थे, गुड्स लेके जाते थे, स्किल्स वैल्यूज इन्वेंशंस ये सब लेके जाते थे। यहाँ तक कि जर्म्स एंड डिसीजेस भी ट्रैवल करते थे। सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। अब सिल्क रूट्स मतलब ऐसे कोई सिल्क की रोड नहीं बनी, इससे सिल्क ट्रेड किया जाता था। ट्रेड का एक लाइक क्रिश्चियन एरा के टाइम पे एशिया, यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका को कनेक्ट करने वाला जो रास्ता था उसे सिल्क रूट कहते हैं। इसे चाइना से सिल्क ट्रेड होता था, इंडियन स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स ट्रेड होते थे, और यूरोप से गोल्ड एंड सिल्वर आता था टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बुद्धिस्ट जो हमारे इंडिया में जो बुद्धिज्म की आइडियोलॉजी बनी, जो बुद्धिज्म रिलीजन बना, वो भी इसी सिल्क रूट के थ्रू पूरे देश में फैल गया। फूड ट्रेवल्स, न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस्ड। मतलब देखो, जैसे जैसे ट्रेवलर्स जाते तो वो खाना भी साथ लेके जाते थे। तो फूड लाइक पोटैटो, सोया, ग्राउंड्स, मीज, टोमेटोज, चिलीज, स्वीट पोटैटोज वर इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप में आया था, बट बाद में एशिया में भी ये सारी चीज़ें आ गई। ये लोग ट्रैवल करते तो एशिया में ये सारी चीज़ें आ गई। नूडल्स वेस्ट से चाइना में चले गए और स्पेगेटी बन गए। यूरोप के जो पुअर्स थे उन्होंने पटेटो खाना शुरू कर दिया। पटेटो जब वहाँ फाइंड कर दिया गया, अमेरिका मिल गई, तो उसमें पटेटो मिला, तो लोगों ने पटेटो खाना शुरू कर दिया, जिससे बाद में एक पटेटो फेमाइन भी आ गई थी, आयरिश पटेटो फेमाइन, क्योंकि वो सस्ता होता था। लोगों ने सिर्फ पटेटो खाना शुरू कर दिया, एक पटेटो डिसीज आ गया, तो उससे फिर बहुत सारे लोग भूख की वजह से मर गए। 1 मिलियन पीपल डाइड ऑफ स्टार्वेशन इन आयरलैंड ड्यू टू बैड हार्वेस्ट ऑफ लाइक पटेटोज। आयरिश पटेटो फेमाइन अकर्ड। नेक्स्ट है कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड। अब देखो, कॉन्क्वेस्ट मतलब बेसिकली किसी भी चीज़ पे कब्जा करना। तो डिसीज के थ्रू लोगों ने कब्जा कैसे किया, तो देखो जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड थी वो 16th सेंचुरी के बाद श्रिंक कर गई, मतलब बेसिकली रास्ता कम हो गया। अगर हम यहाँ से 1 किलोमीटर चले जाते हैं, पैदल जाते हैं, तो वो डिस्टेंस हमें बहुत लगता है, लेकिन अगर हम वही कार से जाएंगे 1 मिनट में पहुंच जाएंगे, तो वो डिस्टेंस हमारे लिए छोटा हो गया ना। तो मतलब जैसे जैसे नए रास्ते मिले, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हुआ, वैसे हमारे लिए वर्ल्ड श्रिंक कर गई। एशिया से अमेरिका की वर्ल्ड श्रिंक कर गई। अब प्रीशियस मेटल्स, सिल्वर फाउंड इन द माइंस ऑफ पेरू, ये सारी चीज़ें एशिया तक भी आई, लाइक यूरोप से बहुत सारी चीज़ें ट्रैवल करके एशिया तक भी आई। एल डोराडो, फेवर्ड सिटी ऑफ गोल्ड, इसको ढूंढने के लिए बहुत सारे लोग अमेरिका की तलाश में भी निकल गए। अब अमेरिका को लाइक
स्पेनिश पोर्टुगीज ने यूरोपियंस कनकर अमेरिकन मिड 16th सेंचुरी अमेरिका को कनकर करने के लिए किया गया। उनका जो स्ट्रेंथ थी वो एक बीमारी थी स्मॉल पॉक्स, उसमें बनी हुई थी। उनका जो इम्यून सिस्टम था वो उसमें डेवलप था, पर जो न्यू अमेरिका फाउंड हुई थी उसमें उसका नहीं था। तो जब ये लोग अपने साथ बीमारी भी लेकर ट्रैवल हुए तो वो स्मॉल पॉक्स बीमारी पूरे में फैल गई, इसलिए इनको बहुत आसानी हुई, क्योंकि अब भाई लोग लड़ेंगे कैसे, जब लोग बीमार हैं तो लड़ेंगे कैसे। तो इस वजह से बीमारी के थ्रू भी बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे से लाइक उन्होंने एक अमेरिका में कब्जा कर लिया है स्पेनिश कॉन्करर्स ने। तो ये जो डिसीज़ वाला था वो भी उसने भी बहुत फायदा किया। इसके अलावा ट्रेड में हुआ कि पहले जो मेन सेंटर्स थे ट्रेडिंग के वो थे इंडिया एंड चाइना, लेकिन बाद में इंडिया कॉलोनाइज हो गया, चाइना ने खुद को बंद कर दिया, ओवरसी रिस्ट्रिक्शंस लगा ली खुद पे, तो यूरोप इमर्ज्ड एज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। दिस वाज द होल चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आ रहा है, वो सिर्फ लाइक पीरियोडिक असेसमेंट के लिए। नेक्स्ट चैप्टर 5 प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स प्रिंट इन चाइना फ्रॉम AD 594। चाइना में बुक्स प्रिंट हो रही थी बाय रबिंग पेपर अगेंस्ट द इंक सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स। द ट्रेडिशनल चाइनीज बुक अकॉर्डिंग बुक सबसे पहले लिखी गई, मतलब पेपर पे स्टिच करके स्लाइड्स को, जो शीट्स होती थी वो थिन होती थी, पोरस होती थी, मतलब उन पे से इंक फैलने के भी चांसेस होते थे। हाथों से कैलीग्राफी की जाती थी उन पे, बहुत सारे टाइम तक यही चलता रहा, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग चलती रही। एक क्लॉथ पे लाइक शेप्स में डिजाइन करें, उनको छापने वाला भी काम होता था। तो उसके अलावा देखो चाइना में प्रिंट की जरूरत होती थी, क्योंकि उस टाइम पे ना लाइक एग्जाम देने पड़ते थे, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम आ गया था, उसके लिए एग्जाम देने पड़ते थे। अब एग्जाम देने के लिए तुम्हें बुक्स पढ़नी तो पड़ेंगी, उस टाइम पे तो इंटरनेट था नहीं कि लेक्चर खोल के बैठो पढ़ लो, ठीक है, तो इसलिए बुक्स नहीं होती थी पढ़ने के लिए। और वहाँ की जो लाइक रिच वुमेन्स थी, लाइक रिच हस्बैंड्स थे, वो अपनी वुमेन्स को पढ़ाना वगैरह लाइक उन्हें बुक्स देते थे। तो इस वजह से उस टाइम पे बुक्स एस्टैब्लिश हुई, काफी टाइम तक चाइना ने ये छुपा के रखा। लेकिन वही बात है ना कि रूट्स के थ्रू सब कुछ ट्रैवल कर रहा था, यहाँ भी सिल्क रूट के थ्रू ये जो बुक्स थी प्रिंटेड इन चाइना, ये भी ट्रैवल करी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का तरीका ट्रैवल करा। जापान में जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे वो चाइना से ये हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जापान में लेकर आए। जैसे सबसे पहले जो बुक प्रिंट हुई थी वो थी बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा प्रिंटेड इन 868। उसके बाद फिर लाइक विजुअल्स को प्रिंट किया जाने लगा, जैसे कुछ चल रहा है सामने तो उसको प्रिंट करा जाने लगा। उसको कहते हैं जापानीज आर्टिस्ट कितागावा उतोमारो, इन्होंने ये जो आर्ट डिस्कवर करी थी इसे बोलते हैं उकियो। लाइक किसी भी प्रिंट को लाइक कोई भी जो सीन चल रहा है उसे प्रिंट करना, इसे बोलते हैं उकियो। उसके प्रिंट कम्स टू यूरोप। बहुत टाइम तक जो सिल्क रूट था उसे सिल्क एंड स्पाइसेस एंड पेपर वगैरह लाइक चाइना से ट्रैवल हुआ। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मार्को पोलो जब इटली वापस आए तो वो चाइना से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी को लेकर आए। लेकिन फिर भी वुड प्रिंट टेक्नोलॉजी के आने के बाद भी लोग वेलम ज़्यादा प्रेफर करते थे, कि वेलम एनिमल्स की जो स्किन होती थी उससे वेलम बनाया जाता था, उसे एक्सपेंसिव बनाया जाता था। वही बात है कि जो सुनने में देखने में एक्सपेंसिव लगे लोग उसे खरीदना पसंद करते हैं। हाथों से बैठ के लोग उसे लिखवाया जाता था, स्क्राइब्स जो लोग लिखते थे मतलब सिर्फ लिखने के पैसे दिए जाते थे उस टाइम पे। बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं लिख पाते थे। जब तुम एक जो सेलर है बुक सेलर को बहुत सारे 40-50 को बैठाता था, उनसे बुक्स लिखवाता था और मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी। दिस वाज ऑल। बट जैसे जैसे डिमांड्स बढ़ रही थी बुक्स की मार्केट में, लोगों को बुक्स पढ़ने का मन कर रहा था, तो जैसे जैसे डिमांड्स बढ़ रही थी तो एक इन्वेंशन की जरूरत थी। बेसिकली डिमांड्स इज द नीड ऑफ इन्वेंशन। तभी डेवलप होती है गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस। तो बेसिकली ये एक जर्मन मर्चेंट के बेटे थे, इन्होंने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन द 1430s में डेवलप करी। इनकी जो नॉलेज थी ऑलिव प्रेस वगैरह के लिए, तो उन्होंने उस मोल्ड और उस नॉलेज के थ्रू एक प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करी, जिसमें उन्होंने मेटल से अल्फाबेट्स बनाए और उनको शिफ्ट कर सकते थे। जैसे कि ना अब तुम्हें सिर्फ जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी उसमें सेम वही छपेगा, लेकिन तुम मेटल्स को शिफ्ट कर सकते हो और एक ही शीट से तुम अलग अलग डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हो। फर्स्ट प्रिंट जो गुटेनबर्ग की से प्रिंटिंग प्रेस बनी थी वो थी बाइबल, जो छपी थी। इसे 1 घंटे में 50 शीट्स बनाई जा सकती थी, छपी जाती थी। दिस लीड टू अ प्रिंट रिवॉल्यूशन, क्योंकि अब मार्केट में बुक्स फ्लरिश कर रही थी, बुक्स बहुत ज़्यादा हो रही थी। पहले के टाइम पे बुक्स ही नहीं थी, लोग पढ़ते थे, बुक्स हुआ अब एक्चुअली उस टाइम पे था लोगों का लिटरेसी रेट कम था यूरोपियन कंट्रीज में, तो लोगों को ओरली तरीके से बुक्स पढ़ के सुनाया जाने लगा और बहुत तरह की बुक्स आई मार्केट में। प्रिंटर्स ने पॉपुलर बिलार्ड्स मतलब लाइक फॉक पेन वगैरह और लॉट्स ऑफ पिक्चर्स ये सब प्रिंट करना शुरू कर दिया। रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। अभी तक लोग क्या करते थे, अपनी बातों को सिर्फ 4 लोगों तक कन्वे कर सकते थे, वो बोल करते थे। अब जब बुक्स आ गए तो 400 लोगों को लिख के बता सकते थे, क्योंकि प्रिंट रिवॉल्यूशन आ गया था। तो एक डर आया लोगों के मन में कि अब लोग अपना पर्सपेक्टिव बहुत वाइडर व्यू में शेयर कर सकते थे। उस टाइम पे इंटरनेट तो था नहीं कि एक साथ तुम बहुत सारे लोगों को बता दो, तो जब बुक्स आई तो लोग अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर सकते थे। तो इसलिए एक डर भी आया कि लोग अपनी बातें बता पाएंगे तो इट विल एक्चुअली लीड टू डिबेट्स। तो ऐसा हुआ भी। मार्टिन लूथर ने 1517 में 95 केसेस लिखी, जिससे कैथोलिक चर्च पे लिखी, जिससे बाद में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट सेगमेंट बन गए। क्रिश्चियंस के 2 सेगमेंट्स में आ गए, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स, क्योंकि 95 केसेस में रोमन जो कैथोलिक चर्च है कुछ रिचुअल्स को क्रिटिसाइज किया। तो ऐसा हुआ भी। प्रिंट एंड डिसेंट, एक मिलर थे इटली के मिनोकियो, उन्होंने बाइबल के मैसेज को रीइंटरप्रेट करके कैथोलिक चर्च को गुस्सा दिला दिया। उन्होंने अपनी तरह से बताया लाइक जो बाइबल के मैसेजेस को थे, जिसे जो रोमन चर्च थे उन्होंने रिप्रेस करने के लिए उन्हें सजा भी दी। बाद में प्रॉपर इंडेक्स लाइक लगा दिया गया था कि आप ये सब लिख सकते हैं, आप ऐसे भी नहीं लिख सकते, क्योंकि लोग अपने मतलब लिखते थे तो भाई बहुत सारी चीज़ें दिक्कत आ जाती है ना, पिट जाते लोग। द रीडिंग मेनिया, इट बेसिकली मींस बहुत सारी तरह की न्यू फॉर्म ऑफ लिटरेचर आने लगे, जैसे एल्मेनेक्स, रिचुअल कैलेंडर्स। एल्मेनेक्स मतलब होता है कैलेंडर्स आने लगे, और बिलेट्स, फॉकटेल्स, पेनी बुक्स, एक पाई एक लाइक वो कहते हैं ना एक छोटे से पैसे की भी, छोटे से पैसे सॉरी अठन्नी चवन्नी की भी ना बुक्स आने लगी। सस्ती सस्ती बुक्स आई, जैसे कि सब लोगों ने खरीद सके। बायोलॉजिक ब्लूई लो प्राइस बुक्स, जो जिनकी क्वालिटी पेपर की थोड़ी लाइक ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी, चीप होती थी, चीप ब्लू कवर में आती थी, तो मतलब जैसे कि हर कोई ना अफोर्ड कर सके, बेसिकली सब कुछ पढ़ सके सब कुछ। पावर ऑफ बुक्स, एक्चुअली प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रिंट कल्चर का क्या रोल था? हाउ डज प्रिंट कल्चर लीड टू फ्रेंच रेवोल्यूशन? क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो भाई पहले क्या था, लोग अपने आइडियाज़ को सिर्फ 4 लोगों तक बता सकते थे, लेकिन प्रिंट कल्चर में लोग 400 लोगों तक बता सकते थे। वो अपने पर्सपेक्टिव को वाइडर व्यू दे सकते थे। तो ऑब्वियसली बहुत इनलाइट करी उन्होंने थिंकर्स, जो इनलाइटेड थिंकर्स थी, उनकी जो पर्सपेक्टिव थे वो लोगों के पास पहुंचे, जो हम लोग सोच रहे थे उससे बियॉन्ड वो लोग सोच रहे थे, वो बातें हमारे पास आई, हम लोगों का पर्सपेक्टिव ये है। किसी को जब पता चलेगा तभी तो हमें एक पन्ने का दूसरा एस्पेक्ट पता चलेगा। तो लोगों को हर चीज़ के एस्पेक्ट्स दिखाई दिए इससे। हालांकि डायरेक्टली प्रिंट कल्चर से फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं आया, लेकिन इससे लोग इवॉल्व हुए और ये इनडायरेक्ट रीजन रहा फ्रेंच रेवोल्यूशन का, क्योंकि प्रिंट कल्चर ने डायलॉग एंड डिबेट के लिए एक न्यू प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया था। आप लोग 2 चीज़ों को देख के डिसाइड कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत। द 19th सेंचुरी चिल्ड्रंस वुमेन्स एंड देखो भाई चिल्ड्रंस के लिए बुक्स प्रिंट करवाने जाने लगे, स्कूल भेजे जाने लगे, इसलिए उनके लिए प्रिंटिंग मटेरियल किया जाने लगा। हालांकि उसमें सेंसरशिप की थी, कुछ वल्गर वगैरह प्रिंट तो नहीं हुआ। उसके अलावा वुमेन्स खुद से लिखना उन्होंने शुरू करा, उन्होंने खुद से पढ़ना शुरू करा। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीडर्स भी थी और बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स भी थी। वो बहुत सारी चीज़ें लिखती थी, अपनी बिहेवियर की, हाउस कीपिंग की बहुत सारी चीज़ें पढ़ती थी। बेस्ट वुमेन नोवेलिस्ट कुछ थी, जैन ऑस्टिन, जॉर्ज इलियट, ब्रॉन्ट सिस्टर्स, एनी एमिलियन, चार्लोट। ठीक है, 19th सेंचुरी में लैंडिंग लाइब्रेरीज खुली, मतलब वर्कर्स के पास अब उनका फिक्स टाइम वर्किंग आवर्स। अब तुम्हें 12 घंटे काम करना है तो तुम्हारे पास जो बचे टाइम है, पहले तुम 16 घंटे रहते हो, तुम अगर 12 करोगे तो तुम्हारे
3-4 घंटे होते हैं, तो तुम उसमें जाकर लैंडिंग लाइब्रेरी से बुक उधार लेके पढ़ सकते हो। तो इन सारी चीज़ों ने एक्चुअली वहाँ की रीडिंग वेन्यू को इंप्रूव करा, लोग पढ़ने लगे और फिर बहुत सारे जो वर्कर्स थे उन्होंने भी अपने बारे में लिखा, सेल्फ इंप्रूवमेंट की बातें लिखी। फर्दर इनोवेशंस इन प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेसेस भी आ गई 20th सेंचुरी तक, मतलब फीडिंग पेपर मेथड इंप्रूव हो गया, क्वालिटी ऑफ पेपर जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, ऑटोमेटिक पेपर रील्स हो गई, मतलब फर्दर इनोवेशन हुआ प्रिंटिंग में रिचर्ड एम हुए के द्वारा न्यूयॉर्क में, जिससे 8000 शीट्स पर घंटे मतलब छापी जा सकती है। उसके अलावा स्ट्रेटजीज टू सेल बुक्स को लाइक बेचने के लिए कुछ तरीके, लाइक बुक्स में सीरियल डाल दिए, भाई तुमने एक बुक पढ़ ली सीरियल 1, अब उसमें तुम्हारा मन करेगा ना आधी सस्पेंस में छोड़ी तो तुम दूसरी भी पढ़ो, तो बुक्स में सीरियल्स डाल दिए, चीप शिलिंग्स, और उनका जो कवर था वो अच्छा बनाने लगे, जिससे कि लोग बुक्स को खरीदें। पेपर बैक चीप एडिशंस बनाई चीज़ों के। अब बात है इंडिया की, इंडिया इन द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, मैन्युस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। देखो हमारे इंडिया में ना सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस आया वो लेकर आए थे, वो गोवा में आया था, पोर्टुगीज मिशनरीज आए थे। इससे पहले वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी, जो बहुत ज़्यादा हैंडमेड पेपर पे लिखी जाती थी, पाम लीफ से लिखी जाती थी, जो बहुत एक्सपेंसिव होती थी, बहुत आराम से डैमेज होती थी। पत्ते पे लिखा जाएगा तो ऑब्वियसली बहुत उन्हें बहुत केयरफुली रखना पड़ता था, और वो वाइडली यूज होती है एवरीडे लाइफ में, क्योंकि डैमेज इतनी आसानी से होती थी। तो जब गोवा में पोर्टुगीज मिशनरी सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लाए तो उन्होंने जो बुक्स प्रिंट करनी शुरू की, सबसे पहले बुक्स उन्होंने कोंकणी लैंग्वेज में प्रिंट करी। अबाउट 50 बुक्स आर प्रिंटेड इन कोंकणी, 15 उसके बाद कनाडा लैंग्वेज में 1674 में करी, हिंदी में तो बहुत बाद जगह की, मतलब बाकी ना रीजनल लैंग्वेजेस में प्रिंट करी बुक्स को। कैथोलिक प्रीस्ट ने फर्स्ट तमिल बुक 1579 में प्रिंट करी। कोचिन ने फर्स्ट मलयालम बुक जो प्रिंट हुई 1713 में हुई। इन 1710 डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज हैड प्रिंटेड 32 तमिल बुक्स। उसके अलावा कंट्रीब्यूशन ऑफ जेम्स ऑगस्टस हिस्ट्री, इंग्लिश लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी ने ना इंपोर्ट प्रेसेस को लेट 17th सेंचुरी में इंडिया में लाना शुरू कर दिया। वीकली इंग्लिश मैगजीन वाज एडिटेड बाय जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इन्होंने कंपनी के सीनियर ऑफिशियल्स की बहुत सारी गॉसिप्स वगैरह अपनी मैगजीन में लिखना शुरू कर दिया था, जिससे कि बाद में उन पर बड़ी डांट पड़ी भाई, उनको खूब तोड़ा गया, ठीक है। 18th सेंचुरी तक न्यूज़पेपर्स वगैरह, जर्नल्स वगैरह पब्लिश होना शुरू हुए थे। जो बंगाल गज़ेटी था सबसे पहला बंगाली न्यूज़पेपर, ये गंगाधर भट्टाचार्य इन 1780 उन्होंने लाया, जो राजा राममोहन रॉय के बहुत क्लोज थे। रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स, देखो यहाँ पे भी जब प्रिंटिंग मटेरियल आएगा तो ऑब्वियसली लोगों के दिमाग में रिफॉर्म की बात भी आएगी, पब्लिक डिबेट दोबारा होंगे, तो देखो इंटेंस कंट्रोवर्सीज शुरू हो गई सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स के बीच में, हिंदू ऑर्थोडॉक्स वगैरह के बीच में, ब्राह्मण्स के बीच में, ठीक है। तो राजा राममोहन रॉय ने एक संबद्ध कौमुदी इस नाम का एक न्यूज़पेपर पब्लिश करा, ऑर्थोडॉक्स समाचार चंद्रिका, और फिर उसके बाद और हिंदू ऑर्थोडॉक्स ने समाचार चंद्रिका किया, इनके व्यूज को अपोज करने, मतलब वो कंट्रोवर्सी चली थी, भाई तुम ये लिख रहे हो तो हम तुम्हारे उसको बदले में आगे इसमें ये लिख कर दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह से द उलामा, मतलब जो मुस्लिम्स में लीगल स्कॉलर्स होते हैं ऑफ इस्लाम, उन्हें कहते हैं उलामा, तो उन लोगों ने भी मुस्लिम डायनेस्टी को लगा था कोलैप्स कर रही है, कम होती जा रही है, इसलिए उनके रूल्स एंड लॉज को लाया सामने, मुस्लिम्स के पर्सनल लॉज को पब्लिश करना शुरू किया, जिससे लोग समझे बात को। नॉर्थ इंडिया में दियोबंद सेमिनरी ने बहुत सारे फतवास पब्लिश करे मुस्लिम्स के लिए, कि हाउ टू कंडक्ट एवरीडे लाइफ, एक्सप्लेन्ड मीनिंग्स ऑफ इस्लामिक डॉक्ट्राइन्स, ठीक है। फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स एडिशन ऑफ रामचरितमानस, तुलसीदास, मतलब रामचरितमानस जो तुलसीदास द्वारा लिखी गई थी, उसका जो फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन आया था वो 1810 में आया था कलकत्ता में, ठीक है, कोलकाता में, ओके। 1880s में नवल किशोर प्रेस लखनऊ में खुल गया, श्री वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई में खुल गया। भाई देखो फैक्ट्स में सिर्फ पढ़ के सुना रही हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं सकती, मैं सिर्फ गो थ्रू करा रही हूँ। इसके अलावा वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के अलावा हिंदी इंग्लिश में भी न्यूज़पेपर छपने शुरू हो गए थे, उर्दू में भी छप रहे थे, जैसे जमी जहाननामा, शमशूल अकबर, बॉम्बे समाचार, इस तरह से न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस नेक्स्ट चैप्टर, कैरिकल्चर्स आने लगे, जर्नल्स होने लगे, न्यूज़पेपर्स आने लगे, सोशल एंड पॉलिटिकल चीज़ों पे लोग इन इशूज़ पे लिखने लगे और छापने लगे, ठीक है। वुमेन प्रिंट, अब देखो हमारे यहाँ पे भी वुमेन्स ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करा। लोगों को हमारे यहाँ में ना माना नहीं जाता था, वुमेन्स को लिखने पढ़ने की इजाजत दी जाती थी। कुछ लोगों का मानना ये था कि अगर वुमेन्स पढ़ेंगी लिखेंगी तो वो विडो हो जाएंगी, मतलब किसी ने पढ़ लिया होगा, उसका पति मर गया होगा, तो वही स्टीरियोटाइप लेके बैठे कि भाई औरतें पढ़ लेंगी तो वो विडो हो जाएंगी। भाई बहुत लॉजिकल चीज़, बड़ी एब्सर्ड बात थी, खैर ठीक है। मुस्लिम्स का मानना था कि अगर हम लड़कियों को पढ़ाएंगे तो फिर वो रोमांटिक चीज़ें पढ़ने लगेंगी, ठीक है, वल्गर चीज़ें पढ़ने लगेंगी हमारे इस्लाम में, और जो हमारे इस्लाम में अच्छा नहीं होता, लाइक दैट। तो उनका ये सब मानना था, इस वजह से ये लोग पढ़ने नहीं देते। बट फिर भी कुछ लोग जो रिच लोग थे उन्होंने पढ़ने की इजाजत दी अपनी वुमेन्स को, वो स्कूल में भेजते थे कुछ लोग अपनी बेटियों को या फिर अपनी वाइफ को, वरना वो घर पे प्रिंटेड मटेरियल लाके बिठा देते थे, पढ़ते रहो भाई, के अंदर बहुत सारी लाइक वुमेन्स ने पढ़ा भी, देखो जैसे राजमुंद्री देवी, उन्हें अलाउ नहीं था, वो कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती, लेकिन जब उनके बच्चे पढ़ते थे तो वो उन्हीं से छुप छुप के पढ़ लेती थी। और उसके बाद उन्होंने अच्छे से पढ़ने सीखने के बाद, किचन में पढ़ना सीखने के बाद एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, पूरी जो अमर जीवन, इन 1876। फिर उसके बाद कैलाश भाषिनी देवी फ्रॉम उन्होंने 1860 में एक बंगाली वुमेन थी, कैलाश भाषिनी देवी, जिन्होंने एक वुमेन्स का एक्सपीरियंस की, वो जिंदगी में क्या क्या जीती है और उन्हें कैसे घर पे कैद रखा जाता है, उन्हें कैसे इग्नोर किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा, ठीक है। इसके बाद ताराबाई शिंदे, पंडित रमाबाई, इन्होंने विडोवर्स की लाइफ को, हिंदू वुमेन्स में जब विधवा हो जाते हैं, लेडीज को क्या क्या चीज़ें माइजरेबल चीज़ें फेस करनी पड़ती है उनके बारे में लिखा। अपर कास्ट हिंदू वुमेन्स के बारे में लिखा। बेगम रुकैया सखावत हुसैन, उन्होंने 1926 में बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी वुमेन्स की तरह वो इमर्ज हुई, उन्होंने भी लाइक बताया कि वुमेन्स को इसे पढ़ने नहीं दिया जाता है रिलीजन के नाम पे, इस तरह से। प्रिंट कल्चर एंड वुमेन एजुकेशन, उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी, इन सब में भी बुक्स लिखनी शुरू हो गई, बुक्स प्रिंट होना शुरू हो गई, ठीक है। विडो मैरिज पे, इन सारी चीज़ों पे बुक्स लिखी गई। राम चड्डा, इन्होंने एक स्त्री धर्म विचार लिखी कि औरतों को लड़कियों घर में कैसे रहना चाहिए, उनके रूल्स लिखे गए, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें लिखी गई। उसमें प्रिंट एंड द पुअर पीपल, सस्ती बुक्स पुअर पीपल्स के लिए भी बेची जाने लगी, जैसे कि लोग जो बुक्स पढ़ना चाहते हैं अफोर्डेबल प्राइस होने भी दिया है वो भी पढ़ सकें। प्रिंट एंड कास्टिज्म, देखो ज्योतिबा फुले, बी आर अम्बेडकर, ई.वी. रामेश्वरम, जैसे ज्योतिबा फुले ने एक बुक लिखी गुलाम गिरी, कास्टिज्म की कितने इनजस्टिस होते हैं कास्ट सिस्टम पे। और काशी बाबा कानपुर मिल वर्कर्स से उन्होंने एक बुक लिखी, छोटे और बड़े का सवाल, 1938 में, जिसमें उन्होंने कास्ट और क्लास एक्सप्लॉयटेशन के बारे में लिखा। कानपुर के एक मिल वर्कर थे सुदर्शन चक्र पोएम्स के बारे में जिन्होंने लिखा, और जिस कलेक्शन को उन्होंने कहा सच्ची कविताएं। उसके अलावा उन्होंने बाय द 1930s जो बेंगलोर कॉटन मिल वर्कर्स थे, उन्होंने भी खुद को पढ़ाने के लिए ना एजुकेशन के लिए लाइब्रेरीज खोलनी शुरू कर दी। प्रिंट एंड सेंसरशिप, 1820 से पहले ना इंग्लिश लोग जो बुक्स लिखते थे, क्योंकि एक बार से हिक्की ने लिख दिया था, तो इस तरह से उन पे सेंसरशिप होती थी कि भाई ये लोग क्या लिखा है, ये लोग बहुत बुरे हैं, ठीक है। लेकिन 1820 के बाद, रिवॉल्यूशन के बाद इन लोगों को समझ आया कि आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 लोगों को अंग्रेजों को पता चला कि इन लोगों ने बहुत सारी चीजें हमारे खिलाफ वगैरह क्रिटिसाइज की है। तो उसके बाद वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स में भी ना सेंसरशिप
लगा दी कि भाई अब तुम लोग जो लिखोगे उस पे हम चेक करेंगे, सेंसरशिप बेसिकली मीन करता है तुम जो लिख रहे हो पहले हमसे अलाउंस मिलेगी कि ये प्रिंट हो सकता है या नहीं, लोगों के पास ये बात जाएगी या नहीं, तो पहले हम देखें उसके बाद ये प्रिंट होगा। दिस इज व्हाट इज सेंसरशिप। तो लोगों पे फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, जिससे लाइक अब वर्नाकुलर लैंग्वेजेस मतलब रीजनल लैंग्वेजेस वहाँ की जो बोलने वाली, वहाँ पे जो एक पार्टिकुलर रीजन में जो बोलने वाली भाषा है उसमें क्या लिखा जाएगा ये देखा जाएगा। तो दिस वाज द होल चैप्टर। उसके बाद बट फिर भी हमारे कुछ जैसे बाल गंगाधर तिलक वगैरह उन्होंने अपने न्यूज़पेपर केसरी को चलाए रखा। अगर तुमने एक बार हमारी बात नहीं मानी, इसके बाद अपनी बात प्रिंट करवा दी, तो लाइक फिर तुम्हारी जो पूरे प्रिंट मशीन वगैरह सिस्टम है वो सब हम लोग कैप्चर कर लेंगे, ऐसी धमकी भी दी जाती थी। तो ये पूरा चैप्टर था प्रिंट मीडिया, इसमें सिर्फ नाम याद करने वाले ज़्यादा है एंड हिस्ट्री है कहिए कंप्लीट। नेक्स्ट अब ज्योग्राफी की बारी है, ठीक है। ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। बेसिकली रिसोर्स होता क्या है, एनीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, उसे रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्स को हम काफी सारे बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप जैसे इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टेबिलिटी कि वो कब से है, लाइक रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल डेवलपमेंट, स्टॉक, रिजर्व्स एक्सेट्रा, ठीक है। सिर्फ बुक में नाम दिए गए टॉपिक से कुछ नहीं। अब देखो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट रिसोर्सेज का इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स जो आती हैं, जो इशूज होते हैं वो क्या है। बेसिकली मेन रीजन क्या है, क्योंकि रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, रिसोर्सेज की कमी हो रही है, रिसोर्सेज आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, सोसाइटी हैव और हैव नॉट में बढ़ गई है, जिनके पास है वो रिच और जिनके पास नहीं है वो पुअर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, बेसिकली डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, मतलब अभी की जनरेशन की भी नीड्स पूरी हो जाए और आगे जनरेशन के लिए भी हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर लें, ऐसे उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए एक मीटिंग हुई थी रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में। 100+ कंट्रीज के हेड वहाँ पे मिले थे, जैसे चांसलर, प्राइम मिनिस्टर, जो हेड होते हैं वो मिले थे। और इस मीटिंग का जो निकल कर आया था, जो आंसर निकल कर आया था वो था एजेंडा 21। एजेंडा 21 ने 2 प्रिंसिपल दिए थे टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज और पॉवर्टी वगैरह को सबको ग्लोबली देखने के लिए, एसेट करने के लिए प्रिंसिपल्स निकाले थे, जिनमें से एक प्रिंसिपल है कि हम एनवायरमेंटल डैमेजेस को कैसे कम्बैट करेंगे। दूसरा है अब जो भी जितनी भी कंट्रियाँ वहाँ मौजूद थी, हर कंट्री लोकल गवर्नमेंट में जाके अपना एक नया एजेंडा 21 सेट करेगी, ठीक है। अब देखो हमारे देश में रिसोर्सेज है, लेकिन अब उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना एक अलग प्रोसेस है, रिसोर्सेज को डेवलप करना अलग प्रोसेस है। तो उसके लिए प्रोसेस यूज होता है रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स प्लानिंग 3 स्टेप का प्रोसेस है, क्योंकि ना हमारे देश में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, कहीं पे रिसोर्सेज है कहीं पे नहीं है, तो सबके पास इससे है, इसलिए पहला स्टेप होता है रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, कहाँ कहाँ पे रिसोर्सेज है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिसोर्स बेसिकली है कहाँ। दूसरा है इवॉल्विंग अ प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर, हम उस रिसोर्सेज को हमें पता चल गया वहाँ पे, लेकिन हम उसे कैसे वहाँ से यूज करेंगे, प्रॉपर्ली एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, वो प्रोसेस हर जगह तक पहुँचाएंगे कैसे, पूरा प्रॉपर प्लान। तीसरा स्टेप होता है कि अब उस जो हमने पूरा प्रोसेस सोचा है उस डेवलपमेंट प्लान को नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करना। अब हमारे पास कोई चीज़ है तो खत्म हो गई वैसे, तो उसको कंजर्व करना भी जरूरी है। तो नेक्स्ट है रिसोर्स कंजर्वेशन। गांधी जी ने एक बार लाइन कही थी कि वी हैव सफिशिएंट टू सेटिस्फाई आवर नीड्स बट नॉट टू सेटिस्फाई आवर ग्रीड। हमारे पास हम अपनी नीड्स पूरा कर सके इतने रिसोर्सेज हैं, लेकिन किसी की भी ग्रीड को पूरा कर सके इतने रिसोर्सेज नहीं है। मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा अमाउंट में चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन बाय मासेज होना चाहिए, लोग अपने नीड के हिसाब से प्रोडक्शन करें, ये होना चाहिए। और इस जो इनका सोच थी इसको वर्ल्ड वाइडली अप्रिशिएट भी किया गया था। अब 2 रिसोर्सेज हमें इसमें बताए गए हैं, लैंड एज अ रिसोर्स दिया, सॉइल एज अ रिसोर्स। तो सबसे पहले लैंड एज अ रिसोर्स। अब लैंड हमारी रिसोर्स मतलब हर तरह की जमीन, प्लेट्यू, माउंटेन, एवरीथिंग इसमें आती है। जैसे लैंड क्यों जरूरी है, अब देखो भाई लैंड के बिना तो कुछ नहीं है, लैंड पे घर, रोड, गाड़ियाँ सब चलेंगी, तो वो सब लैंड पे। तो देखो लैंड का हो रहा है डिग्रेडेशन, लैंड माइनिंग की वजह से, ओवर इरिगेशन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से, इंटेंसिव फार्मिंग की वजह से, मतलब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एक पार्ट हो गया। अब प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी होना चाहिए। अगर माइनिंग हो रही है तो उसका सॉल्यूशन है कंट्रोल करो माइनिंग को, अगर ओवर इरिगेशन है तो कंट्रोल इरिगेशन, डिफॉरेस्टेशन है तो फॉरेस्टेशन करो, पेड़ लगाओ, फॉल्टी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस तो अच्छी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को यूज में लाओ। अब इसके अलावा सेकंड है हमारा सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल एज अ रिसोर्स में बहुत जो हमारी टॉप लेयर होती है ना लैंड की, उसको कहते हैं सॉइल। तो इसमें हमें बहुत सारी टाइप की सॉइल्स दी गई हैं, चार्ट लगा दो, अच्छे से याद कर लेना। एरिया के बेसिस पे हर सॉइल का एक एक्सपेक्टर होता है, हर सॉइल में कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हर सॉइल कहीं ना कहीं पाई जाती है। तो इस तरह से एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल, एरिड सॉइल। अब इसका एक तरीका मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था, बलराम। तो बी फॉर ब्लैक सॉइल, ए फॉर एलुवियल सॉइल, आर फॉर रेड सॉइल, आर फॉर रेड एंड येलो सॉइल, ए फॉर एरिड सॉइल और एम फॉर माउंटेन सॉइल। इससे आप सॉइल्स को याद कर सकते हो। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें एक बार पढ़ लेना। अब नेक्स्ट है सॉइल इरोजन हो रहा है। सॉइल इरोजन क्यों हो रहा है, टॉप शीट ऑफ जो सॉइल होती है वो उड़ के चली जाती है, वो किसी भी बहुत सारी रीजन होते हैं जिससे वो चली जाती है, जिससे हमारी सॉइल इरोजन हो रहा है, मेरी सॉइल खराब हो रही है, फर्टिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पा, फार्मिंग प्रैक्टिसेस अच्छे से नहीं हो पा रही। अब देखो हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, उसका सॉल्यूशन है कंजर्व सॉइल फॉर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। हम कॉन्ट्रॉल प्लगिंग, टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप फार्मिंग, शेल्टर बेल्ट्स, इस तरह के प्रोसेस को यूज में ला सकते हैं, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन वाले पार्ट से क्वेश्चन आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है, ये बात याद रखना। एंड विद दिस ये वाला चैप्टर खत्म होता है। डिटेल में कुछ नहीं बताया मैंने, ये बात याद रखना। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। वर्ल्ड वाइडली बहुत बड़ी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दिखाई देती है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब जहाँ पे इंसान भी हो, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों का कंपोजिशन होता है, वो से कहते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बेसिकली बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर जो बने। अब देखो हमारी बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है उसको हो रहा है डिप्लीशन, कम हो रही है। फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा मतलब स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, फौना मतलब स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, इनकी पॉपुलेशन जो हो रही है डिक्रीज हो रही है, इसलिए जरूरत है कंजर्वेशन की। कंजर्वेशन है, नीड है कंजर्वेशन की। अब एक क्वेश्चन आता है कि इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया? सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने 1972 में एक्ट पास किया, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सारे इंडेंजर्ड स्पीशीज जो अभी एक्सटिंक्ट होने के उस पर चांसेस पे उनकी लिस्ट बनाई गई और उनके लिए बैन ऑन हंटिंग किया गया, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, ये सब किया गया। अब बाद में स्पेशल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स लाइक प्रोजेक्ट टाइगर और वन हॉर्न राइनोसेरॉस, मतलब इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी लाए गए जो सिर्फ एक स्पेशी जो जिसका बहुत ज़्यादा डिप्लीशन हो रहा है उसके लिए। जैसे एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट टाइगर, जो 1973 में आया था। उस टाइम पे सिर्फ 1827 टाइगर्स हमारी कंट्री में रह गए थे और पहले 55,000 टाइगर्स थे, तो उसके लिए आया। और ऐसा क्यों? क्योंकि हंटिंग ऑफ टाइगर्स होता है, लोग टाइगर्स की स्किन को ट्रेड करते हैं, तो इन सारी चीज़ों पे बैन किया गया। 1980 से 1986 के बीच में इंसेक्ट्स को भी इंक्लूड किया गया नेक्स्ट के लिए, जैसे बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, और 1991 में ट्रीज की भी कुछ स्पीशीज को इसमें इंक्लूड कर दिया गया लिस्ट में। अब टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट सेकंड पार्ट है चैप्टर का। 3 तरह के फॉरेस्ट होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट बेसिकली जिसमें मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर होता है, जिसकी जो लकड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाली होती है, जैसे पुष्पा में चंदन की लकड़ी, वही भाई, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो डिप्लीशन हो रहा है जिन फॉरेस्ट का, उन्हें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, वो अनक्लास फॉरेस्ट जो लोगों के लिए वो ओपन है। अब देखो रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को मिलाकर बनता है परमानेंट फॉरेस्ट। एमपी इज द स्टेट विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ परमानेंट फॉरेस्ट, उसमें 75% टोटल एरिया परमानेंट फॉरेस्ट है। फैक्ट से बताते जा रही हूँ।
जैसे केरला, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, ये हो गया रिजर्व फॉरेस्ट, यहाँ पे वैल्यूएबल टिम्बर है। पंजाब, हरियाणा, बिहार भाई यहाँ तो हमेशा चलता ही रहता है डिप्लीशन, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट में अनक्लास्ड फॉरेस्ट, क्योंकि वहाँ ट्राइबल वगैरह लोग रहते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, तीसरा पार्ट इस चैप्टर का। कम्युनिटीज के द्वारा इन चीज़ों को कंजर्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए वो, फॉर एग्जाम्पल मुंडाज एंड संतल्स ऑफ छोटा नागपुर, वर्शिप महुआ वगैरह। तो मतलब सबसे पहला टॉपिक है सेक्रेड ग्रुप्स का। मतलब जब हम रिलीजियस पेड़ को ना पूछते हैं तो इस वजह से मतलब काटते नहीं है। बेसिकली रिलीजियस पेड़ों को पूजोगे तो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाओगे। इसी बेसिकली इस कल्चर को कहते हैं सेक्रेड ग्रुप्स। मुंडाज एंड संतल्स वाला एग्जांपल होता है क्योंकि वो महुआ की वर्शिप करते हैं, तो उसे काटेंगे नहीं पेड़ों, उनको बचाएंगे। ट्राइबल्स ऑफ बिहार एंड उड़ीसा वर्शिप टैमरिंड एंड मैंगो ट्रीज ड्यूरिंग वेडिंग्स। भाई शादी और गंगे और ये पेड़ भी लोग लगाते रहेंगे। वन मोर एग्जांपल है विष्णुई विलेज में राजस्थान की पीकॉक, ब्लैक बक, इनको अपनी कम्युनिटी का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट मानते हैं। इसके अलावा राजस्थान और सर इसका टाइगर रिजर्व, बेसिकली राजस्थान में ये रिजर्व लोगों ने अपनी तरफ से बना दी थी और इसमें माइनिंग को खुद से बंद कर दिया था जिससे कि हम कंजर्व कर सकें। राजस्थान की अलवर डिस्ट्रिक्ट में सेंचुरी बना दी गई थी। बहुत सारी जमीन को खुद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये सेंचुरी बन गई है, यहाँ पे लोग माइनिंग वगैरह नहीं करना है। इसके अलावा जैसे चिपको मूवमेंट, बीच बचाओ मूवमेंट, नवोत्या एनजीओ, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट मतलब जब गवर्नमेंट और कम्युनिटी दोनों मिलकर किसी भी चीज़ से डिसीजन लें और प्रोटेक्शन के उससे लें। तो उड़ीसा में सबसे पहले जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का काम होता है 1988 में। तो दिस वाज द होल चैप्टर। थर्ड चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। वाटर एक बहुत एसेंशियल रिसोर्स है हमारी लाइफ में, लेकिन वाटर की कमी बहुत सारी रीजन से कहीं ना कहीं दिखती है। जैसे सीजनल, गर्मियों में राजस्थान में बिल्कुल पानी नहीं होता, कहीं बाढ़ आ रही होती है, तो प्लेस वाइज जगहों की उस पर भी डिपेंड करता है वाटर स्कैर्सिटी। और वाटर स्कैर्सिटी के बहुत सारे रीजन होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। अब देखो एग्रीकल्चर में वाटर इंटेंसिव ग्रुप्स लोग ग्रो करते हैं, तो इससे हमारी जो वाटर ग्राउंड है, उस ग्राउंड वाटर है उसका टेबल डिक्लाइन हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, लोग पानी को जो गंदा पानी होता है उसे नदियों में बहा देते हैं, नदियाँ गंदी होती हैं। अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो भाई ऑब्वियसली वाटर की नीड भी बढ़ेगी। इसके अलावा वाटर स्कैर्सिटी सिर्फ क्वांटिटी के बेसिस पे नहीं, क्वालिटी के बेसिस पे देखी जाती है। कहीं वाटर एवरीवेयर, नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। जब वाटर केमिकल से, पेस्टिसाइड से, फर्टिलाइजर से पॉल्यूटेड हो जाता है तो क्वालिटी के बेसिस पे हमें वाटर की स्कैर्सिटी दिखती है। अब जो स्कैर्सिटी है तो ऑब्वियसली कंजर्वेशन जरूरी है। अब कंजर्वेशन के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है एग्जांपल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। हाइड्रोनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पानी को बचाने के लिए बहुत तरह से यूज करने के लिए हम शुरुआत से बहुत पुराने टाइम से ये सब देखते आ रहे हैं। बहुत तरह के हाइड्रोनिक स्ट्रक्चर्स, जैसे फर्स्ट बीसी में इलाहाबाद का श्रृंगावरपुरा का एरिया, उसके अलावा गांधी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे लेक्स एंड डैम्स बनवाए थे उन्होंने। इरिगेशन सिस्टम बहुत पहले से बहुत अलग तरीके से किया जाता है। 11वीं सेंचुरी में भोपाल में वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक बनी थी। 14वीं सेंचुरी में दिल्ली का होस्ट कार्ट टैंक। और आज के टाइम पे वाटर को बहुत तरह से यूज वगैरह करने के लिए प्रोजेक्ट जो होते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लाइक डैम्स। अब देखो डैम से फायदे क्या हैं, वो इरिगेशन में सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आसपास की जगह पे इरिगेशन सिस्टम अच्छा हो जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे डैम्स बनते हैं वहाँ पे पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाना बहुत आसान हो जाता है। फ्लड कंट्रोल करता है। यूज ऑफ वाटर इन इंडस्ट्रीज। जवाहरलाल नेहरू ने स्टेटमेंट दी थी दैट डैम्स आर द टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। लेकिन फिर भी डैम्स का पोजीशन रहता है क्यों? क्योंकि देखो इसकी वजह से कुछ जैसे हर चीज़ का पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है तो नेगेटिव भी होता है। डैम्स की वजह से लोगों को सबसे पहले तो अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ता है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को शिफ्ट होना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए ऑब्वियसली डिस्ट्रक्शन है ये। और पानी को रेगुलेट करने की वजह से वो जो सेडिमेंटेशन हो जाती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो डैम के पीछे रुक जाते हैं। इससे कभी-कभी फ्लड आ भी जाता है। फ्लड कंट्रोल करने की जगह उल्टा हो जाता है, फ्लड आ भी जाता है। उसके अलावा पानी के जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, पानी की प्योरिटी खत्म होने लगती है। इसी वजह से नर्मदा बचाओ आंदोलन भी हुआ था, तहरी डैम आंदोलन भी हुआ था। बेसिकली डिस्ट्रक्शन ऑफ सम पीपल, और लोग अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस चेंज कर देते हैं डैम्स की वजह से। जैसे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स ग्रो करने लगते हैं उसी एरिया में, तो कुछ लोगों के पास तो बहुत पैसा जाता है, वो क्रॉप्स ग्रो करके आगे वाले लोगों के पास तो डैम से जो होती है वो जाती नहीं है, तो इस वजह से उनके पास नहीं आता। इंटरस्टेट डिस्प्यूट भी देखने को मिलता है, जैसे कावेरी रिवर डिस्प्यूट और अर्थक्वेक जैसी भी दिक्कतें आ जाती हैं। अब जब ये अच्छा नहीं है तो क्या करें? तो उसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग द बेसिक थिंग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से करती आ जा रही है वाटर को बचाने के लिए। तो सबसे पहले तो देखो भाई कूल्स एंड कूल्स माउंटेन एरियाज में बनाए जाते थे डाइवर्जन चैनल्स होते थे जो पानी को स्टोर करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ लेक्स और रिवर्स के फॉर्म में स्टोर करने के लिए बनाए जाते थे। राजस्थान में रूफटॉप हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस की जाती थी। अंडरग्राउंड टैंकार्स होते थे जिनमें पानी को ये लोग इकट्ठा कर लेते थे। खादिन जोहार्स बनाए जाते थे, मतलब पानी की स्लोप जा रही है तो वहाँ पे कुछ टैंक वगैरह लगाएंगे जिससे पानी वहीं टिक जाए। जमीन में पानी जाएगा वहाँ पे उस जगह पे पानी मिल जाएगा, वहाँ पे जो ह्यूमस बढ़ जाएगी और वहाँ पे खेती करना आसान होगा। सॉइल की जो ग्राउंड लेवल है वो भी इंक्रीज होगा। कर्नाटक में आज भी रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो एसेंशियल है। तमिलनाडु में आई मीन सॉरी। अब जैसे पानी में केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स मिले होते हैं तो इसके सॉल्यूशन कुछ होगा, तो इसलिए बहुत सारे मिशन लॉन्च करिए, जैसे जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सेट्रा। बस ये चैप्टर यहाँ खत्म। लेट्स मूव टू नेक्स्ट चैप्टर। दिस नेक्स्ट चैप्टर इज एग्रीकल्चर। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, तीन तरह की फार्मिंग होती है। पहले प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो मतलब सेल्फ कंजप्शन के लिए की जाती है। एक एग्जांपल है ट्राइबल जो करते हैं स्लैश एंड बर्न, जो भी एरिया में फार्मिंग करनी होती है वहाँ पे सारे पेड़ों को काट के जला देते हैं, वो जो ऐश होती है उनकी वो जमीन में मिल जाती है, वही ऑर्गेनिक मैन्योर का काम करती है। इसको अलग अलग जगह पे बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। सेकंड है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब भाई जैसे जैसे लाइक बच्चों में बंटवारा होता है जमीन का, तो एक फैमिली उतनी जमीन पर कर ली है, लेकिन अब हमारे पास जमीन कम हो गई है, तो इसलिए उतनी छोटी सी जमीन से हायर पोटेंशियल पे हमें चीज़ों को हायर स्केल पे सेल्फ कंजप्शन के लिए उसको लेना होता है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का। इसमें हम केमिकल इनपुट्स के हाई डोजेस डालते हैं। नेक्स्ट है कमर्शियल फार्मिंग जो बेसिकली कमर्शियली पैसा कमाने के मतलब से की जाती है। इसमें एचवाईवी सीड्स लार्ज स्केल पे यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांटेशन फार्मिंग इसका एग्जांपल है, सेम क्रॉप को बहुत लार्ज स्केल पे ग्रो किया जाता है, जैसे टी और कॉफी। नेक्स्ट है 3 सीजन। सबसे पहला सीजन है खारिफ सीजन, ऑनसेट ऑफ मानसून पे आता है। जून जुलाई टाइम पीरियड हमारा जो पहला टाइम पीरियड होता है स्कूल का, उसी टाइम पे जो सीड्स होती है उन्हें डाल दिया जाता है, सो कर दिया जाता है। फिर हार्वेस्ट टाइम होता है सितंबर से अक्टूबर। नेक्स्ट होती है राबी मतलब बेसिकली अक्टूबर नवंबर में हमारे सीड्स को सो कर दिया जाता है। मार्च अप्रैल तक हार्वेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल व्हीट एंड ग्राम। जेड जो मार्च और अप्रैल हमारी गर्मी की छुट्टी का सीजन होता है, वो उसमें वाटरमेलन, मस्क, वेजिटेबल्स, कुकुम्बर ये सब ग्रो करे जाते हैं। नेक्स्ट है फूड क्रॉप्स। अब हर फूड क्रॉप का एक एरिया होगा, एक सीजन होगा, एक टेंपरेचर होगा, एक रेनफॉल होगा और एक सेक्टर होगा। सबके बता के चल रही हूँ एक मिनट में। पहली है राइस का होता है डेल्टा रीजन, सीजन खारिफ, टेंपरेचर 25 डिग्री प्लस, रेनफॉल 100+ सेंटीमीटर चाहिए होती है, एक्सेट्रा। इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इंडिया इसकी लार्जेस्ट सेकंड प्रोड्यूसर है। उसके बाद सेकंड है व्हीट। ये एरिया इसका बेसिकली होता है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। सीजन राबी में उगाई
जाती है। टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री चाहिए होता है, लेकिन जब राइपनिंग चाहिए होती है तो 25 से 28 डिग्री तक चाहिए होता है। रेनफॉल 50 to 75 सेंटीमीटर एक्सपेक्टेड है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ आवर नॉर्थ इंडिया। मिलेट्स मतलब मोटा अनाज, इसके 3 टाइप्स होते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी। तो देखो ज्वार ऐसा एरिया होता है कर्नाटका, एपी, एमपी, महाराष्ट्र। सीजन होता है खरीफ, 27 डिग्री से 32 डिग्री तक टेम्परेचर चाहिए और हाई रेनफॉल चाहिए होती है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है हमारे इंडिया की। नेक्स्ट है रागी, कर्नाटका इसका एरिया है, खरीफ सीजन में ग्रो होती है, 27 से डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है, 70 to 120 सेंटीमीटर के बीच रेनफॉल चाहिए होती है, रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर न्यूट्रिशंस। बाजरा का एरिया राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात। सीजन खरीफ होता है, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है, 40 to 60 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होती है और सैंडी सॉइल में बहुत अच्छे से उगती है इस जो क्रॉप है। फिर है मेज, जो एक फूड और फॉर दोनों तरह काम करती है। कर्नाटका की मेन जगह है जहाँ पे ग्रो करती है। फिर खरीफ सीजन में होती है, 21 से लेकर 27 डिग्री तक टेम्परेचर चाहिए होता है, 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होती है और इसके अलावा जैसे पल्सेस, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम एक्सेट्रा दालें होती हैं। ये बेसिकली ज़्यादातर एमपी में उगती है, बहुत खरीफ एंड रबी सीजन में उगती हैं। इनको अलग अलग तरह से 40 to 50 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होती है। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेरियन पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हम खुद ही सबसे ज़्यादा खाते हैं, खुद ही सबसे ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है। इसका एक्सपेक्टेड होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, किसी रूट में नोड्यूल्स होते हैं जो नाइट्रोजन को सॉइल में मिक्सअप कर देते हैं। अब कुछ नॉन फ्रूट क्रॉप होती है जैसे रबर, कॉटन, जूट। रबर प्लांटेशन क्रॉप है, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, इंडस्ट्रियल यूज में यूज आती है ग्रीन रिवॉल्यूशन से। नेक्स्ट है कॉटन। कॉटन टेक्सटाइल पर्पस के लिए यूज होती है, 2 से 10 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं, खाद से उगाई जाती है। इंडिया ओरिजिनल होम है इसका। जूट वाटर इंटेंसिव क्रॉप होती है, फर्टिलाइज सॉइल, हाई टेम्परेचर वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लैंड प्रोग्राम्स जो चलाए गए थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया गया था, इन सबको इंप्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल्स आर एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। मिनरल्स आर बेसिकली होमोलोजस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज जिनका डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग फॉर्म्स में नेचर में पाए जाते हैं, जैसे हार्डेस्ट डायमंड और सॉफ्टेस्ट टॉल्क। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ अकरेंस। पहला होता है इग्नियस रॉक्स में क्रैक्स एंड क्रीविसेस, फॉल्स और जॉइंट से बीच में पाए जाते हैं। सेकंड है सेडिमेंट्री रॉक्स में वेदर लेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल कोल। और रेजिडुअल मास ऑफ वेदर मटेरियल इसके फॉर्म में पाए जाते हैं, एग्जांपल है ऑक्साइड ड्यू टू ट्रॉपिकल वेदरिंग। सब मिनरल्स में occur in alluvial deposit, फॉर एग्जांपल गोल्ड। उसके अलावा ओशन वाटर भी बहुत सारी वास्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स रखता है, फॉर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इंडिया में अलग तरह पे हो रखा है, जैसे मेजरली पेनिनसुलर प्लेट्यू में मिनरल्स पाए जाते हैं, राजस्थान में नॉन फेरस मिनरल्स पाए जाते हैं। अब जो ये मिनरल्स हैं इनका भी क्लासिफिकेशन होता है, एक तो फेरस, एक नॉन फेरस। फेरस जिनमें आयरन ओर का कंटेंट होता है, 70% आयरन ओर होता है, तो उसे मैग्नेटाइट कहते हैं, 40 to 50%। ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए सबसे अच्छा आयरन ओर होता है, इसमें हेमेटाइट बोलते हैं इसे। मैग्नीज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ स्टील पेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, ब्लीचिंग पाउडर, फेरोमैग्नीज एलॉयज, ये मैग्नीज होता है। अब नॉन फेरस मिनरल्स जैसे कॉपर, बॉक्साइट। अब बॉक्साइट से बनता है एल्यूमिना, एल्यूमिना से बनता है एल्यूमिनियम। उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। अब नॉन मेटालिक मिनरल्स जैसे माइका एंड लाइमस्टोन। माइका सीरीज ऑफ लेयर्स में मिलता है, लाइमस्टोन सीमेंट इंडस्ट्रियल स्मेल्टिंग प्रोसेस में यूज होता है, माइका इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। अब माइनिंग के कुछ हजार्ड्स हैं, वहाँ पे जो माइनर्स काम कर रहे होते हैं उनको पल्मोनरी डिसीजेज हो सकते हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। मिनरल्स को हम जितनी तेजी से यूज करें उतना टाइम उससे 2 गुना ज़्यादा टाइम में रिप्लेनिश होने में लगता है, इसलिए हम लोगों को इन्हें कंजर्व करना भी जरूरी है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स जरूरी है, रीयूजिंग, रिसाइक्लिंग, स्क्रैप मटेरियल्स, ये सारी चीजें हम इस तरह से कंजर्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी रिसोर्सेज, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और इनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल कोल। कोल को ऑन बेसिस ऑफ क्वालिटी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे लीड, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। बिटुमिनस इंडस्ट्रियल कोल होता है, एंथ्रासाइट जिसमें हाईएस्ट क्वालिटी कोल होता है उसे एंथ्रासाइट बोलते हैं। ऑल्सो हम इसे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम भी हम कोल को डिवाइड करते हैं। गोंड वाला कोल जो 200 मिलियन ईयर्स अगो फाइंड किया गया था, टर्शियरी कोल जो 55 मिलियन ईयर्स अगो मिला है। इससे पता चलता है कि कितना टाइम लगता है मिनरल्स को रिप्लेनिश होने में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिनरल है पेट्रोलियम, सोर्स ऑफ एनर्जी। आफ्टर कोल यूजेस है हीट, लाइटनिंग, लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी एक्सेट्रा। नेक्स्ट है नेचुरल गैस जो फाउंड विद जो पेट्रोलियम के साथ मिलती है, डिपोजिट्स, पावर एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो रनिंग वाटर टू टरबाइन से बनाते हैं वो रिन्यूएबल होती है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो फ्यूल को जला के हीट प्रोड्यूस करके बनाते हैं वो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये रिसेंटली डिस्कवर किया गया है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है। फर्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी जैसे यूरेनियम, थोरियम। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जैसे तमिलनाडु में फार्म से मिल एनर्जी के। नेक्स्ट है बायोगैस, नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी। जो थर्मल एनर्जी, अब एनर्जी को कंजर्व करना भी जरूरी है क्योंकि एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। विद दिस चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग का बेसिकली मतलब होता है प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, इसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। इट शोज इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इससे फायदे क्या होते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसे मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर सेक्टर, क्रिएट जॉब, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन एक्सचेंज में वैल्यू एडिशन में हेल्प करता है। वी नीड टू इंक्रीज इंडस्ट्री प्रोडक्शन, इट शुड मीट द ग्लोबल स्टैंडर्ड। अब इंडस्ट्रियल क्लासिकल भी 2 बेसिस पे हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल। तो पहला जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस्ड, हम चैप्टर में डीपली पढ़ेंगे। जो ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल होता है जैसे बेसिक इंडस्ट्री, कंज्यूमर इंडस्ट्री। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इनकम, लेस देन 1 करोड़ जो अपनी इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मोर देन 1 करोड़ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप जैसे रिलायंस, टाटा प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, पब्लिक सेक्टर जैसे भेल, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, और कॉर्पोरेटिव सेक्टर जब लोग मिलकर गवर्नमेंट मिलकर एक साथ आते हैं तभी होता है जॉइंट सेक्टर। और इसके अलावा कॉर्पोरेटिव सेक्टर जब बहुत सारे लोग मिलकर कुछ करना चाहते हैं तो इस तरह की इंडस्ट्रीज। ऑन द बल्क ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स, इस पे इनको डिफाइन करते हैं। हैवी इंडस्ट्रीज एंड लाइट इंडस्ट्रीज, मतलब इनमें आयरन स्टील बल्क में प्रोड्यूस किया जाता है, लेकर आया जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। लाइट इंडस्ट्री जैसे इलेक्ट्रिकल गुड्स वगैरह, और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कॉटन एंड जूट इंडस्ट्रीज, ये सब इसके एग्जांपल हुए। नेक्स्ट है शुगर इंडस्ट्री, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम शुगर के, गुड़ एंड खंडसरी शुगर। नेक्स्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, आयरन स्टील इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री होती है ये आयरन स्टील इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ स्टील हमारे इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट में भी आता है। स्टील बनाने के लिए आयरन और कुकिंग कोल और लाइमस्टोन को 4:2:1 के रेशियो में लिया जाता है। इसका मेन एरिया होता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। केमिकल इंडस्ट्री बेसिकली फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री है। ऑर्गेनिक इंडस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्री, लार्जेस्ट सेल्फ कंजप्शन ऑफ इंडस्ट्री, दे यूज बेसिक केमिकल्स टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स केमिकल्स। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, एरिया ऑफ यूरिया, एनडीएपी, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटाश जहाँ पे बनता है वो। सीमेंट इंडस्ट्री बेसिकली वहाँ पे बल्क में रॉ मटेरियल आता है, लाइमस्टोन, साइलेसा, जिप्सम वगैरह, ये सब बहुत सारा गुड्स का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। हैवी इंडस्ट्री है। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इसमें व्हीकल वगैरह प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इनसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन होता है, तो इनसे बचाव के लिए भी हमें लिखना होता है कि एयर पोल्यूशन कैसे बच सकते हैं। तो ये बहुत मोरल चीज़ है, ये कर लोगे। यहाँ पे हमारी ज्योग्राफी खत्म होती है। नेक्स्ट है हमारा सिविक्स। विद दिस लेट्स मूव टू सिविक्स। हाँ, उससे पहले जो चैप्टर 7 है वो सिर्फ मैथड क्लियर है, सब चैप्टर 1 का है पावर शेयरिंग। 3-4 क्वेश्चन से पूरा चैप्टर बेस्ड है। सबसे पहले बेल्जियम का इतने कंपोजिशन, श्रीलंका का इतने कंपोजिशन, वहाँ पे क्या क्या हुआ बस ये। तो सबसे पहले बेल्जियम देखो, बेल्जियम एक स्टेट है जो नीदर आइलैंड से निकल कर आया था, किंगडम ऑफ नीदरलैंड से निकल कर आया था। आई मीन बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन है वो
बेसिकली है कि टोटल पॉपुलेशन में से 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, 10 लैंग्वेज को स्पीक करते हैं। अदर जो 40% लोग हैं वो वलोनिया रीजन में रहते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। अब जो रिमेनिंग 1% है वो जर्मन बोलते हैं। लेकिन जो बेल्जियम की कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, उसमें एकदम उल्टा है। जो कंट्री है, कंट्री में डच बोलने वाले लोग ज़्यादा है, लेकिन जो हमारी कैपिटल है उसमें फ्रेंच लोग बोलने वाले 80% है और 20 लोग ही सिर्फ 10% बोलते हैं। तो कंट्री का उल्टा कैपिटल में है। तो अब ऐसे तो बहुत सारी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी बन रही थी, डाइवर्सिटी हो रही थी। तो अगर ऐसा चलता तो फिर लोगों को करना क्या चाहिए था कि अगर ऐसे ही रहता तो इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में सोशल टेंशन शुरू होने लगे थे। इस डिस्पैरिटी के चलते जो वहाँ की डेमोक्रेसी है, जो वहाँ की सरकार है, उन्होंने फैसले लिए। 4 बार वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन को 1970 से लेकर 1993 के बीच में अमेंड किया गया। 4 बार उसमें चेंजेस लाए गए। सबसे पहले तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें नंबर ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ डच स्पीकिंग लोग और फ्रेंच स्पीकिंग लोग को मिनिस्टर्स को इक्वल रखा जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो सबऑर्डिनेट होगी, मतलब पावर को 2 टायर्स में डिवाइड किया गया। स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दी गई, उसे भी सबऑर्डिनेट बनाया गया। जो वहाँ का कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, उसमें एक अलग गवर्नमेंट चलेगी, उसमें भी सेम होगी। डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोग की जो मिनिस्टर्स होंगे वो बराबर होंगे, जिससे कि वहाँ पे बीच में उन लोगों के बीच में ना सोशल टेंशन कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। और अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट भी लाई गई, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, उसे भी पावर दी गई। जर्मन, फ्रेंच एंड जो डच स्पीकिंग पीपल थे उनकी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, जिससे कि कुछ मामले जो लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं उन पर फैसले वगैरह लिए जा सके। इसे कहते हैं बेसिकली अकोमोडेशन। यही था अकोमोडेशन बेल्जियम की। लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट इशूज होने थे उनको ना होने दिया गया और चीज़ों को ऐसे चेंज किया गया, ऐसे टेक लिया गया, जिससे कि वो सारी चीज़ें एकदम सॉर्ट हो गई। नेक्स्ट हम देखेंगे श्रीलंका। एक बेइंग पार्ट चैप्टर खत्म। अब नेक्स्ट देखो श्रीलंका। श्रीलंका भी एक जो हमारे मैप के साथ कंट्री रहती है वो वाली, ठीक है। अब श्रीलंका में भी ना 2 तरह के लैंग्वेज स्पीकिंग वाले ग्रुप रहते हैं, एक सिन्हाला स्पीकर्स, एक तमिल स्पीकर्स। पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका में से 74% जो स्पीकर्स थे वो सिन्हाला स्पीकर्स है और रिमेनिंग 18% तमिल स्पीकर्स है। अभी जो 18% तमिल स्पीकर्स थे इनमें भी ना 2 सब ग्रुप थे, एक थे श्रीलंकन तमिल्स, एक थे इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स जो वहाँ के नेटिव श्रीलंका वाले तमिल्स थे वो 13% बनाते थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट पॉपुलेशन, और इंडियन तमिल्स जो 5% है, जो कि टी प्लांटेशन के वर्क में वहाँ से इंडिया से वहाँ पे ले जाए गए थे श्रीलंका में, तो वहीं पे रह गए, तो वहीं के फोर फादर्स वहीं थे। तो इस तरह से ये पूरा कंपोजिशन था। अब देखो यहाँ पे मेजॉरिटी में जो सिन्हाला स्पीकर्स थे और जो माइनॉरिटी में थे वो थे तमिल स्पीकर्स। 1948 में जब श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो गई तो जो सिन्हाला स्पीकर कम्युनिटी थी उन्होंने अपना डोमिनेंस बना दिया गवर्नमेंट में। मेजॉरिटी की जो आइडियोलॉजी थी वो सामने आई। 1956 में एक एक्ट पास किया गया कि सिन्हाला जो लैंग्वेज थी उसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिलेगा, तमिल लैंग्वेज को नहीं मिलेगा। सिन्हाला बोलने वाले लोगों को प्रेफरेंसेस मिलेंगी यूनिवर्सिटी पोजीशंस में, गवर्नमेंट जॉब्स में। और बहुत ज़्यादा जो सिन्हाला स्पीकर थे वो बुद्धिज्म के लोग थे, तो अब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड प्रमोट बुद्धिज्म। अब भाई तमिल लोग कुछ तो गुस्सा आ गया, तो इस वजह से सिविल वॉर की कंडीशन कंट्री के अंदर ही बन गई थी। जब अंदर ही कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट इतने बढ़ जाएगी, लड़ाई का वो आ जाए। जो तमिल बोलने वाले लोग थे उन्होंने एक अलग सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करी। उन्होंने कहा कि हमें एक तमिल ईलम बनाना है, हमें अपना एक अलग देश बनाना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ है ही नहीं, हमें यहाँ दबाया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है। तो इस वजह से उन्होंने तमिल ईलम की डिमांड की। लेकिन सिविल वॉर हुई, फिर उसके बाद जब 2009 की सिविल वॉर खत्म हुई तो हालांकि उन्हें मिला नहीं, बट इससे हम ये देख सकते हैं कि अगर हम अकोमोडेट नहीं करते हैं डाइवर्सिटी को तो वो बहुत गलत रूप भी ले लेती है। मतलब अंदर ही जो कंट्रीज में सिविल वॉर हुई थी, तो ये 2 केस थे, दोनों की आइडियोलॉजी एक साथ बता दी। जैसे बेल्जियम अकोमोडेशन हो गया, बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ सॉर्ट हो गया। लेकिन श्रीलंका में जो मेजॉरिटीज़म की आइडियोलॉजी थी वो लाई गई, तो इस वजह से सब कुछ अकोमोडेट नहीं किया गया, सोशल डाइवर्सिटी का अकोमोडेट नहीं किया, बाद में सिविल वॉर हुई। अब इससे हमें पता चलता है कि जो पावर शेयरिंग है वो डिजायरेबल है, क्योंकि अगर हम पावर को शेयर करते हैं तो बेसिकली एक तो मोरल रीजन होता है कि ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट है भाई। डेमोक्रेसी अगर है तो उसमें पावर शेयरिंग होगी, इट इज द बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। उसके अलावा जो दूसरा रीजन होता है पोटेंशियल रीजन, ये होता है कि पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। इससे पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स कम होगी, वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी, एंड इट इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। अब देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। एक होती है हॉरिजॉन्टल, जहाँ पे सब जो भी पावर्स को शेयर किया जाता है वो बराबर लेवल पे किया जाता है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, सबके पास बराबर पावर है, सब एक दूसरे को चेक करते रहते हैं कि कौन कोई गलत तो नहीं कर रहा, जुडिशियरी अपने काम सही से कर रही है, एक्जीक्यूटिव अपने लॉज को अच्छे से इंप्लीमेंट कर रही है या नहीं, लेजिस्लेचर में काम अच्छे से हो रहा है नहीं, ये एक दूसरे को खुद ही चेक्स एंड बैलेंसेस देते रहते हैं। इस अरेंजमेंट को कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। नेक्स्ट होता है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, जिसमें गवर्नमेंट को सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में पावर शेयर होती है। इसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट जैसे बेल्जियम में थी, तो हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी बड़ी होगी, बट उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपने पावर होगी। कम्युनिटी गवर्नमेंट मतलब जब पावर को हम कम्युनिटी को दे देते हैं, देन पावर में भी ऑल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है। कोलिशन गवर्नमेंट, जब इलेक्शन एक सरकार नहीं जीत पाती है तो वो लोग हाथ मिला लेते हैं एक प्रॉपर सीट्स को इकट्ठा करने के लिए, गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए, कोलिशन कहते हैं। और डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स का अपने अपना, जैसे बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, फार्मर्स है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी होती है, तो वो भी गवर्नमेंट कमिटीज वगैरह में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंटरेस्ट लेते हैं, तो उनको कहते हैं डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, ठीक है। ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का, किस तरह से लोगों को पावर शेयर की जाती है, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को बेसिकली यही मतलब होता है कि हमने पिछले चैप्टर में देखा, दोनों चैप्टर इंटरकनेक्टेड है। जब एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक से ज़्यादा टाइप्स में होती है। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री से कहते हैं फेडरलिज्म। 2 से ज़्यादा टीयर्स में जब गवर्नमेंट अपनी पावर को शेयर करती है तो होता है फेडरलिज्म। अब देयर आर की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, जैसे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। की फीचर्स जो फेडरलिज्म के हैं वो सबसे पहले तो 2 और मोर लेवल्स होंगे गवर्नमेंट पे। अब देखो हर गवर्नमेंट जैसे एक स्टेट गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, सबका जुरिसडिक्शन का एरिया, सबका डिसीजन लेने का, सबका वहाँ पे ना रूल करने का एरिया अलग अलग होगा। जैसे स्टेट गवर्नमेंट है यूपी की, तो यूपी पे ही सिर्फ वो वहाँ पे इसी एरिया में डिसीजन ले सकती है, और इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे अपने जुरिसडिक्शन के एरिया पे डिसीजन ले सकती है। अब जैसे कि ये बात पक्की रही, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होता है कि ईच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। कभी जैसे कि कोई मतभेद ना हो तो कोई भी डिसीजन लेना होता है, किसी भी लॉ में चेंज करना होगा, तो उस लॉ को चेंज करने के लिए दोनों गवर्नमेंट की कंसेंट की जरूरत होगी। ये फेडरलिज्म का एक फीचर है। कभी इन दोनों गवर्नमेंट के बीच में फिर भी गलती से मतभेद हो जाता है तो कोर्ट एक की रोल प्ले करेगा, वो इंटरप्ट कर सकता है और डिसीजंस में देख सकता है कि कौन सही है कौन गलत है। डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए कोर्ट एक अंपायर की तरह वर्क करेगा। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली मेंशन्ड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। कौन कहाँ से पैसा कमाएगा ये भी सब लीगली लिखा हुआ है। फेडरल सिस्टम के मेनली ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो सबसे पहला सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड आल्सो अकोमोडेट्स रीजनल डाइवर्सिटी, ठीक है। आइडियल फेडरल सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट मस्ट हैव म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। लोगों के और गवर्नमेंट के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होता है। बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो 2 तरह की फेडरेशन होती है, 2 तरह से इसको प्रैक्टिस किया जाता है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसमें बहुत सारी सेपरेट इंडिपेंडेंट यूनिट्स एक बड़े यूनिट को फॉर्म करने के लिए आती हैं और फेडरलिज्म सिस्टम को मानती हैं। स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट एंड दे हैव इक्वल पावर एंड दे आर इक्वली स्ट्रॉन्ग।
इट इज कॉल्ड कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका एग्जांपल है यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट होती है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसमें जो सेंट्रल यूनिट होती है उसके पास हालांकि थोड़ी ज़्यादा पावर होती है, वो बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती है उन्हें होल्ड रखती है। जैसे उसका एग्जांपल है इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल। फेडरल सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट को टीयर्स में बांट देगा। यूनिटरी सिस्टम जिसमें या तो गवर्नमेंट को टीयर में बांटा ही नहीं है, और अगर बांट भी दिया तो जो स्टेट गवर्नमेंट बनी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद से कोई पावर्स नहीं, डिसीजन लेने की पावर नहीं है, और फेडरल जो गवर्नमेंट होती है उसमें होती है पावर। अब ये तो हमने फीचर्स देख लिया, अभी फीचर्स हमारे इंडिया में लागू होते हैं नहीं। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। तो जो फीचर्स की चेकलिस्ट है हम उसी से चेक करेंगे कि हमारे जो इंडिया में फीचर्स हैं नहीं। तो सबसे पहले टू टीयर ऑफ गवर्नमेंट होती है हमारे इंडिया में। सबका लेवल ऑफ जुरिसडिक्शन अलग अलग होता है। तो होता है कि कैसे होता है, तो देखो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तीन लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी। उसके बाद स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट, जैसे सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस लाइक पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। नेक्स्ट कंकरेंट लिस्ट, इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो ये बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट देखती है, जैसे एजुकेशन फॉर स्टेट। हालांकि गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी थोड़ा ज़्यादा माना जाएगा, बट फिर भी दोनों देखती है। उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आए उन्हें वो आते हैं रेजिडुअरी लिस्ट में। फॉर एग्जाम्पल IT, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब फेडरलिज्म को हमारे इंडिया में प्रैक्टिस किया कैसे, इसके लिए हमने लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज पॉलिसी, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस बनाई। तो सबसे पहले तो हमने लिंग्विस्टिक स्टेट बनाई कि मतलब जिस तरह के लोग, जिस कल्चर के लोग, जिस एथनिक ग्रुप के लोग एक जैसे हैं उनको एक ही स्टेट में बना दिया। हालांकि उस टाइम पे कुछ लीडर्स को ऐसा लगा कि ऐसा करने से वो लोग भी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करेंगे, लेकिन बाद में हमारे लिए फायदेमंद साबित हुआ लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाना। लैंग्वेज पॉलिसी, हमने कोई भी किसी भी लैंग्वेज को ऑफिशियल दर्जा नहीं दिया, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है। हमने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बोला, बाद में इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। इसके अलावा 21 और ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, मतलब टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस पॉलिसी से किसी भी लैंग्वेज ने किसी भी लैंग्वेज के ऊपर डोमिनेट नहीं दिखाया, इस वजह से अकोमोडेशन हुआ लैंग्वेज का भी। उसके अलावा सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो बेसिकली पहले क्या होता था, कुछ जो 1990 उससे पहले सिर्फ कांग्रेस सरकार बनती थी ज़्यादातर, वो एक बहुत पावरफुल सरकार थी। उसके बाद हुआ क्या, किसी भी पार्टी के पास ना आधे को स्टेट में भी कांग्रेस ही जीती है, और वर्ल्ड वाइड कंट्री में भी कांग्रेस ही जीत रही है स्टेट में। तो फिर हर तरफ जो दबदबा हुआ वो कांग्रेस का ही होता था। लेकिन अब क्या है कि अब स्टेट की अलग गवर्नमेंट बनती है, अलग जो पार्टी होती है वो स्टेट में जीतती है, पर जो वो होती है सेंट्रल उसमें अलग जीती है। तो इससे ना सेंट्रल और स्टेट के जो रिलेशन थे उसमें भी अच्छा हुआ है, क्योंकि ना अब देखो इन दोनों को एक साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी यहाँ पे अलग है, पार्टी यहाँ पे अलग है। तो इस वजह से सेंट्रल स्टेट के रिलेशन भी सुधरे हैं ड्यू टू कोलिशन गवर्नमेंट्स वगैरह। नेक्स्ट टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली सेम करता है, 2 टीयर से लेकर तीसरे टीयर को, तीसरे टीयर ऑफ गवर्नमेंट में जो पावर होती है वो दे देते हैं। मतलब जैसे उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी बेल्जियम में, तो इसी तरह से इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जब 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट्स को छोड़ के एक तीसरी टीयर ऑफ गवर्नमेंट को भी पावर देते हैं, तो इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन होता है। इंडिया में लोकल गवर्नमेंट है, विलेजेस के लिए पंचायत है और म्यूनसिपैलिटीज है, और एरियाज के लिए पंचायत में क्या होता है, सबसे पहले तो पंचायत एक पंचायत होती है, उसका जो पंचायती राज हेड होता है सरपंच। उसके बाद वो बहुत सारी पंचायती राज के जो ब्लॉक होते हैं वो मिलकर बनता है पंचायत समिति, पंचायत ब्लॉक, पंचायत मंडल, 3-4 नाम है, ठीक है। अभी बहुत सारे जो पंचायत मंडल है इन्हें मिला के बनाया जाता है जिला परिषद बेसिकली डिस्ट्रिक्ट का जो होता है। इन बिग सिटीज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर सेट अप। द चेयरपर्सन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज का पॉलिटिकल हेड होता है, और टाउन्स वगैरह में जो पॉलिटिकल हेड होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को उसे मेयर बोलते हैं। और ये एक रूल बनाई है म्युनिसिपैलिटीज वगैरह में, इन सब में 1/3 जो पार्टीशन होगा वो वुमेन को होगा, विच इंक्रीज वुमेन्स रोल इन आर डेमोक्रेसी। इलेक्शन सर 5 साल में रेगुलर कर दिए गए लोकल गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि वो अच्छे से चल नहीं रही थी। तो ये पूरा चैप्टर था। विद दिस नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। थर्ड चैप्टर जेंडर, रिलीजन, कास्ट। बेसिकली देखो जेंडर इन पॉलिटिक्स, जेंडर इज बेस्ड ऑन नॉट बायोलॉजिकल डिफरेंस, वो बेस्ड होता है लोगों की सोशल एक्सपेक्टेशंस पे, स्टीरियोटाइप से। इट्स कॉल्ड अ हायरार्कियल सोशल डिवीजन, यू नो। अब देखो पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन ऑफ लेबर होता है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर होता है, अनइक्वल रोल्स आर असाइन्ड बाय द सोसाइटी। मतलब मेंस को ये काम करना है, मेंस को बाहर का काम करना है, वुमेन्स को घर के अंदर का काम करना है। ये ना सोसाइटी ने अपने आप से सब कुछ ना ये डिवीजन कर दिया है रूल्स है कि वुमेन्स अंदर का कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, क्लोथ्स, टेलरिंग ऐसे काम करेंगे, एंड मैन घर के बाहर का काम करेंगे। तो ये ना लाइक लोगों की स्टीरियोटाइप बन गई है। ऐसा नहीं कि मैन घर का काम नहीं करते, बट वो माइंडसेट बन गया है कि वुमेन को ये काम करने हैं। लेकिन जब ये जो जॉब्स होती है पैसे मिलते हैं पेड, तो मैन फिर कुक भी बन जाते हैं, फिर मैन होटल्स में भी काम करते हैं, टेलर्स बन जाते हैं। तो यू नो इट्स ऑल लाइक एक स्टीरियोटाइप बन गया है। इसके अलावा वुमेन वर्क्स इन फील्ड्स ऑफिसेस एक्स्ट्रा। लेकिन होता क्या है कि वुमेन्स को वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। इसके अलावा एक पॉइंट होता है कि मेंस को ज़्यादा पे किया जाता है, वुमेन्स को कम पे किया जाता है, कम वेजेस मिलते हैं एट द सेम वर्क। पहले क्या होता है पॉलिटिक्स में सिर्फ मेंस को अलाउ था लाइक पार्टीज में आना, बट अब ग्रेजुअली जेंडर इशू लाइक कम हो रहा है और वुमेन्स का भी पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, हालांकि इतना नहीं बट बढ़ रहा है। जैसे जैसे जेंडर इशू जो पॉलिटिक्स में आ रहा है इसे लोग समझ रहे हैं कि इसको सही करना है, इसको रिजॉल्व करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वुमेन्स के द्वारा जो फेमिनिस्ट मूवमेंट वगैरह चलाए गए हैं, इनकी वजह से काफी चेंजेस आए हैं लोगों की सोसाइटी माइंडसेट में, बट हाँ अभी भी ये सब है। एक्चुअली अब पाया जाता है कि वुमेन्स आर वर्किंग एज साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर्स, मैनेजर्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर्स टू। बट पहले के टाइम पे कंसीडर नहीं की जाती थी वुमेन की जॉब। सो दिस वाज ऑल लाइक जेंडर इन पॉलिटिक्स, वुमेन स्टेटस इन इंडिया। इसे 4 पार्ट है। देखो हमारा जो इंडिया की सोसाइटी है वो है पेट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब मेंस को डोमिनेट करने वाली सोसाइटी। तो लिटरेसी रेट, सबसे पहला पॉइंट है लिटरेसी रेट। यहाँ पे मेंस का लिटरेसी रेट वुमेन्स के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है अनपेड वर्क्स। ऑन एन एवरेज भाई इंडियन वुमेन 1 घंटे से ज्यादा, मतलब जैसे 1 घंटा अगर मैंने काम किया 1 घंटे वुमेन है तो उसे कम वेज मिलेंगे और मेन को ज्यादा मिलेंगे। ये भी इंडिया में होता है, वुमेन की स्टेटस है। उसके अलावा वुमेन्स घर पे मेन से बहुत ज्यादा काम करते हैं, बट वो फिर भी अनपेड रहता है, उनका वर्क को ना वो भी कंसीडर ही नहीं करता, अनरिकॉग्नाइज्ड रहता है। इसके अलावा चाइल्ड सेक्स रेशियो, मतलब लाइक बॉयज का रेशियो बहुत ज्यादा है, मतलब लोग पेट में अबॉर्शन करा देते हैं। लाइक हमारे यहाँ की सोसाइटी ऐसी है दैट गर्ल्स का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो कम है एज पर कंपैरेटिवली टू बॉयज, एंड इट हैज अल्टीमेटली लीड टू डिक्लाइन ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स। एंड नेक्स्ट टॉपिक है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स। ये भी लाइक पब्लिक के सिवा लाइक प्राइवेट सेक्टर्स में भी वुमेन्स को वायलेंस सहना पड़ता है। वुमेन्स आर नॉट इवन सेफ इन देयर ओन होम फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। वुमेन्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देखो लाइक लोकल बॉडीज में तो वुमेन्स को 1/3 सीट रिजर्व है, बट अभी जो स्टेट पार्टी है एंड सेंट्रल पार्टी है उन्हें भी रिजर्वेशन नहीं मिला है वुमेन को। हालांकि 2029 तक ऐसी चांसेस है कि वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। रिलीजन, कम्युनिज्म एंड पॉलिटिक्स, ये नेक्स्ट टॉपिक है। देखो रिलीजन के बेस पे अब देखो एक सोसाइटी में अगर एक रिलीजन बहुत ज्यादा है, एक रिलीजन के बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो वो
ट्राई करेंगे जो दूसरा रिलीजन है वो उन पे डोमिनेट करें और मतलब लाइक वो मेजॉरिटी को फॉर्म करें। तो इसी को कहते हैं रिलीजन की वजह से कम्युनलिज्म। मतलब एक कम्युनिटी जब खुद को दूसरी कम्युनिटी पे डोमिनेट करने का ट्राई करती है, दिस इज व्हाट कम्युनलिज्म इज। बेसिकली इट इज अ सिचुएशन व्हेन अ पार्टिकुलर कम्युनिटी ट्राइज टू प्रमोट इट्स ओन इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ अदर कम्युनिटीज। ठीक है, तो लाइक इस प्रॉब्लम से ना बहुत सारी क्रिशियल सिचुएशंस आती हैं, जैसे कि एक रिलीजन और उसके जो फॉलोअर्स हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। हाँ, ये सब ना गवर्नमेंट की इच्छा से होता है, लाइक गवर्नमेंट ने तुम्हें कह रही है कि हाँ भाई करो, तो दैट्स लाइक दैट। ये तब होता है जब किसी एक कम्युनिटी के पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो बिलीफ होते हैं सुपीरियर मान लेते हैं। स्टेट पावर का जब यूज़ किया जाता है किसी भी कम्युनिटी को उसका जो डोमिनेंट पावर है उसे एस्टैब्लिश करने में। अब जो फॉर्म्स है कम्युनिटी वो पॉलिटिक्स में भी देखी जाती है, लाइक प्रीजुडिसेस, स्टीरियोटाइप्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज। जैसे किसी भी एक रिलीजन की सुपीरियरिटी किसी और रिलीजन पे मानना, ये कि इस रिलीजन में तो ऐसा ऐसा होता है, ये रिलीजन ऐसा है, तो लाइक वो स्टीरियोटाइप बने हुए हैं। उसके अलावा जो मेजॉरिटी कम्युनिटी वो अपना सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करते हैं कि हमें अलग कर दो, हम एक रिलीजन के बहुत सारे लोग इस जगह पे रहते हैं, तो लाइक दैट वो दूसरी जो चीज़ लोग हैं, दूसरी जो कम्युनिटी है, जो दूसरे रिलीजन है, उन पे खुद को सुपीरियर मानने का ट्राई करती है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन मतलब लाइक अपने धर्म की चीज़ों को मोबिलाइज करना कि ये है लाइक दैट। और कभी-कभी जो कम्युनलिज्म होता है वायलेंट हो जाता है, मजाक हो जाते हैं, रिवॉर्ड्स हो जाते हैं, मतलब लाइक बेसिकली बातों के अलावा और खुद को फील कराने के अलावा रियलाइज कराने के लिए कि हम सुपीरियर है, हाँ लाइक मारपीट हो जाती है, लाइक दैट इज व्हाट कम्युनलिज्म इस तरह के फॉर्म्स ले सकता है पॉलिटिक्स में। अब इसके बाद है सेक्युलर स्टेट। तो इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है या नहीं? तो इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है क्योंकि एक तो कोई भी ऑफिशियल रिलीजन इंडिया में नहीं लाइक ऐसे माना जाता है। जैसे श्रीलंका में जो बुद्धिज्म था उसे ऐसा ऑफिशियल रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया गया था, बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। डाइवर्सिटी को पूजा जाता है, सारे इंडिविजुअल्स को राइट है कि वो अपने रिलीजन की पूजा करें, अपने रिलीजन्स को माने, अपने बिलीफ्स को माने, और उन्हें रोक टोक नहीं है कि वो इस रिलीजन से इस रिलीजन में आना सकता है, वो सब उनकी मर्जी है खुद की। इसके अलावा जैसे था अनटचेबिलिटी, तो बेसिकली जो स्टेट पावर होती है उसे बस होता है ये राइट कि वो रिलीजन में इंटरफेयर करे अगर कुछ गलत चीज़ हो रही है तो। दिस मेक्स इंडिया सेक्युलर कंट्री। नेक्स्ट टॉपिक है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। बेसिकली कास्ट के बेसिस पे बहुत सारी चीज़ होती है, कास्ट इनइक्वालिटीज होती हैं, जाट ब्राह्मण गुजर यादव लाइक दैट। हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है इंडिया का वो इसी पे बेस है। जैसे अनटचेबिलिटी एक हो गया, लाइक शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ ये अनटचेबिलिटी मानी जाती थी, जो प्रॉपर सनातनीज होते थे उन्हें साथ नहीं बैठने देते थे। तो ये सब हमारे इंडिया में होता है आज भी, हालांकि इसके अगेंस्ट पे लॉ बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं होता है। एंड देखो कास्ट एंड पॉलिटिक्स एक ही है टॉपिक, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं। कास्ट एंड पॉलिटिक्स बेसिकली मीन करता है पॉलिटिक्स पे कास्ट डोमिनेट करता है। जब भी पार्टी कोई भी कैंडिडेट चूज करती है किसी एरिया, तो सबसे पहले देखते हैं कि उस एरिया में पर्टिकुलर एरिया में किस कास्ट के लोग ज़्यादा हैं, जैसे कि ना वो उसी कास्ट के कैंडिडेट को उतारे और लाइक लोग सपोर्ट करें कैंपेन्स की वगैरह से, लाइक इन चीज़ों से पार्टी ट्राई करती है कि पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को अपनी तरफ कर ले। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज सच में ऐसा फेवर करती दिखती हैं कि वो कुछ कास्ट को लाइक फेवर कर रही हैं एज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ये तो हो गया नेगेटिव एस्पेक्ट। लेकिन जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि देखो सबसे पहले तो 1 पर्सन 1 वोट, मतलब लाइक किसी भी कास्ट का बंदा हो उसका जो वोट है उसकी जो लाइक वो हुई ना लाइक वो बराबर होगा, जो वोट होगा वो सबका बराबर होगा। तो इस वजह से यूनिवर्सल आइडेंटिटी पॉलिटिकल सपोर्ट लाइक पॉलिटिकल लीडर्स को ये बताता है कि तुम सिर्फ एक कास्ट के लोगों से ही लाइक नहीं जीत सकते इलेक्शन। इसके अलावा किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग बहुत ही ज़्यादा नहीं होते। हाँ, ये हो सकता है कि कंपैरेटिवली ज़्यादा हो, बट ये नहीं कि सिर्फ वही है। और उसके अलावा तीसरा पॉइंट होता है कि ऐसा भी नहीं कि एक कास्ट के लोग जो कैंडिडेट उतरा है सिर्फ उसी को सपोर्ट करें, टोटली एक ही कास्ट के लोग एक ही पार्टी को सपोर्ट करें। ऐसा भी होता है कि वो लोग दूसरी पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा चौथा ऑप्शन, हर पार्टी सेम कास्ट के लोगों को भी उतार सकती है पर्टिकुलर जो एरिया होता है उस पे, तो फिर लोगों के पास लाइक ये तो चुनेंगे सब, तो ऐसा होता है। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। इसके अलावा पर्टिकुलर जो एमपीज और एमएलए एक सीट पे रूल कर रहे हैं वो बार-बार हार भी जाते हैं, तो ये दिखाता है कि लोग चेंज करते रहते हैं लाइक पार्टी को अपने अकॉर्डिंग। वो सिर्फ कास्ट को नहीं देखते, वो देखते हैं कि कौन अच्छा वर्क कर रहा है। पॉलिटिक्स एंड कास्ट बेसिकली मींस जब कास्ट पे पॉलिटिक्स डोमिनेट कर जाए। पॉलिटिक्स टू इन्फ्लुएंस कास्ट सिस्टम्स, सारे जो ग्रुप्स होते हैं वो ट्राई करते हैं खुद को बड़ा दिखाने का, लाइक अदर सब कास्ट से बड़ा दिखाने का, लाइक बैकवर्ड और फॉरवर्ड क्लासेस बोलते हैं, लाइक हम बैकवर्ड क्लासेस हैं, हमारा कोई कुछ करेगा नहीं, हमारे भला चाहते हो तो लाइक हमें सपोर्ट करो। फॉरवर्ड क्लासेस बोलते हैं कि हम लोग पावरफुल है, हमें सपोर्ट करो। तो इस तरह से ये सारे जो पिटिशंस होते हैं आते हैं, ये होता है पॉलिटिक्स एंड कास्ट। इन हियर द चैप्टर वर्ड्स। नेक्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत ही आसान चैप्टर है। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ आते हैं, वो कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस को करने के लिए साथ में आते हैं एंड होल्ड पावर, गवर्नमेंट बनाने के लिए, इलेक्शंस करने के लिए साथ में आते हैं। अब बेसिकली पॉलिटिकल जो पार्टी होती है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, द लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स, द फॉलोअर्स। अब पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखो पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस होते हैं। कैंडिडेट्स लाइक पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वो कैंडिडेट्स को आगे करते हैं इलेक्शंस को होल्ड करने के लिए। ये माइट भी टॉप लीडर्स चूज करें पार्टी के किस कैंडिडेट को करना है, या फिर लोग अपनी मर्जी से चूज करें। पार्टीज अपने प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को लोगों के सामने लाती है जिससे कि लोग उनसे चूज कर सकें लोगों को। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो मेजर रोल प्ले करती है डिसीजन लेने में फॉर द कंट्री। पॉलिटिकल जो पार्टीज होती है वो कंट्री को लाइक पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट को चलाती है। इसके अलावा जो पार्टी हार जाती है वो अपोजिशन पार्टी का काम करती है, वो देखती रहती है कि ये पार्टी सही कर रही है नहीं, वो अपोजिशन का काम करती है कि अगर वो गलत करे तो लोगों को बताती है कि ये गलत कर रही है पार्टी अभी। पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन, वो लोगों का ओपिनियन शेप करते हैं कि लोग एक्चुअली चाहते क्या है। हर लोग इंसान आगे नहीं बता सकता कि वो क्या चाहता है, तो इसलिए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो इंसान सुनता है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की बात सुनता है। पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियंस। एंड नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट को लोगों को जोड़ती है पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट है नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इनकी जरूरत क्या है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं तो बेसिकली देखो एक जैसे सिर्फ इंडिपेंडेंट हम मान लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, तो हर इलेक्टोरेट से एक इंसान खड़ा हुआ, तो वो जैसे वो जगह से जीत गया कैंडिडेट वहां से जीत गया, तो फिर वो नेशनली नहीं सोचेगा, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीता है वो उसके भले के लिए सोचेगा। फिर जो हमारा देश है उसका नेशन वाइड कौन सोचेगा, तो इस वजह से पॉलिटिकल पार्टी जरूरी होती है, उनकी नीड होती है। अब नेक्स्ट हमें कितनी पार्टीज होनी चाहिए देश में, देखो एक होता है वन पार्टी सिस्टम, एक होता है टू पार्टी सिस्टम, एक होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम जैसे चाइना होता है वो नॉन डेमोक्रेटिक होता है, या तो ये या फिर यही, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है। टू जो पार्टी सिस्टम होता है उसमें से हमारे पास ऑप्शन होता है या तो ये वाली या फिर ये वाली गलत है। ऐसे ये यूएसए और यूके में होता है, ये डेमोक्रेटिक होता है, मतलब हर पार्टी के दो पार्टी होने से एक पार्टी के पास जीतने की चांस होगी। मल्टी पार्टी सिस्टम इस वजह से जहाँ पे डाइवर्स कम्युनिटी जैसे इंडिया में बहुत सारी पार्टी, क्योंकि इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है। एग्जांपल्स है इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। कोलिशन मतलब जब एक पार्टी इलेक्शंस को जीतने के लिए वो बहुत इनफ वोट्स नहीं ला पाती है, इनफ सीट्स नहीं ला पाती, तो जब इलेक्शन के बाद 2-3-4 पार्टियां मिलती हैं गवर्नमेंट को फॉर्म करने से कोलिशन कहते हैं। लेकिन इलेक्शन से पहले जो पार्टी हाथ मिला लेती है कि हम एक साथ मिलकर ही इलेक्शन को लड़ेंगे, उसे अलायंस कहते हैं। स्टेट पार्टी होती है, नेशनल पार्टी होती है। नेशनल पार्टी वो होती है जो 6% ऑफ सीट्स लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन में जीत लेती है। 4 स्टेट्स में 4 सीट एक्चुअली जीत लेती है, मतलब उन्हें जीतना पड़ता है स्टेट पार्टी बनने के लिए, सेंट्रल पार्टी बनने के लिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी अभी इंक्लूड हुई है। ये 4-5 पार्टियां हैं, इनके कैरेक्टर से नाम याद करना। स्टेट पार्टी बनने के लिए किसी भी पार्टी को एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स जीतने पड़ते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, और एक स्टेट में 2 सीट एटलीस्ट जीतनी पड़ती है। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ जाता है। देखो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद पार्टीज, जो पार्टी के टॉप मेंबर्स होते हैं वो बाकी के मेंबर्स को नहीं बताते पार्टी में क्या चल रहा है, वो खुद ही सारे डिसीजन लेते हैं। इसे कहते हैं इंटरनल डेमोक्रेसी में लाइक लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, अंदर ही पार्टी के अंदर ही मतभेद चल रहा होता है। नेक्स्ट डायनेस्टिक सक्सेशन, भाई लाइक पार्टीज में लोग क्या करते हैं, आपने देखा
देखा भी होगा, किसी पार्टी का नाम नहीं लेती, बट अपनी फैमिली के मेंबर्स को टॉप लीडर्स बना देते हैं, बेटे के बहन माँ, मतलब ये सब ना लाइक लीडर्स बन के बैठ जाते हैं, जो सच में सक्षम है पार्टी के, जो सच में बहुत अच्छा करेंगे, वो लीडर्स नहीं बन पाते। डायनेस्टिक सक्सेशन, मनी एंड मसल पावर बहुत ज़्यादा होने वाली चीज़ है, लाइक पैसे के दम पे, पावर के दम पे ये लोग क्रिमिनल्स को भी बिठा देते हैं, लीडर्स कैंडिडेट की तरह पुट कर देते हैं और पैसे की मदद से लाइक वोट को जीतने की ट्राई करते हैं। तो ऐसा होता है, मीनिंगफुल चॉइस टू वोट्स नेक्स्ट है, लाइक सबका एजेंडा सेम है भाई, मैं भी भला करूंगा, मैं भी भला करूंगा, मैं भी भला करूंगा। तो इंसान क्या सोचेगा कि कौन सी पार्टी भला करेगी, इसमें भला तो कोई कर ही नहीं रहा, तो सब ना सेम एजेंडा लेके आ जाते हैं, तो लोगों को कंफ्यूजन होती है किसको चुनना चाहिए। अब इसको रिफॉर्म करने के लिए भी कुछ एक्शंस लिए गए हैं, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब बेसिकली लाइक एक एमएलए और एक एमपी एक सीट को जीतने के बाद एक पार्टी से दोबारा अगर उसे पार्टी चेंज करनी होगी तो फिर वो अपनी सीट हार जाएगा, क्योंकि ना एमएलए एमपी के वजह से बाद में पैसों की वजह से अपनी सीट को ना बदल देते हैं कि हम इस पार्टी से बता दें, तो फिर जो पार्टी जीती होती है उसका लॉस होता है, इस वजह से एंटी डिफेक्शन लॉ आया। उसके बाद एफिडेविट वाला, कि एफिडेविट क्या मतलब तुम्हें अपनी सारी डिटेल्स अपने एसेट्स की और तुम्हारे पास कोई पेंडिंग केस तो नहीं चल रहा है ये देनी पड़ेगी, इससे लोगों को पता होगा कि जो कैंडिडेट खड़ा है उसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है। इसके अलावा कुछ सजेशंस दिए गए हैं, लाइक जो रिफॉर्म्स के लिए सजेशंस हैं, एक तो एक लॉ बनना चाहिए इंटरनल डेमोक्रेसी को सही करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, जिसमें रजिस्टर मेन करना चाहिए क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। ऐसे पार्टीज के लिए मैंडेटरी कर देना चाहिए कि 1/3 सीट्स वुमेन्स को दिया जाए, जिससे उनका भी पार्टिसिपेशन बढ़े। कौन सी पार्टी कितना खर्चा करेगी, वो कितना उसको वोट्स मिलता है, इस चीज़ पर डिपेंड करना चाहिए, और गवर्नमेंट उन्हें खर्चा देगी, इतने ज़्यादा खर्चा नहीं करना। इस तरह से लोग पार्टीज को प्रेशर कर सकते हैं पेटिशंस के थ्रू, और जो लोग सच में लाइक चाहते हैं पार्टी का, मतलब खुद उस सियासत में उतर के देखना ना, दूर से कहना नहीं होता, तुम्हें उतरना पड़ेगा तब तुम कर पाओगे भला। तो ये दिस वाज द होल चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर बढ़ते हैं, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, बेसिकली असेसमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, की डेमोक्रेसी को टेस्ट करना कि डेमोक्रेसी क्या है और वो सही है या नहीं। तो देखो सबसे पहले तो डेमोक्रेसी सही क्यों है उसे टेस्ट करते हैं, तो डेमोक्रेसी में अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या देता है कि मोनार्की में क्या है, डेमोक्रेसी में क्या है, तो देखो असेसमेंट करने पे मिलता है कि ये प्रमोट करता है इक्वलिटी अमंग सिटीजंस, ये डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। एक जगह देता है जहाँ पे अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं। गलत चीजें चुन लिया तो 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन में दूसरा लीडर चूज कर सकते हैं, लेकिन राजा एक बार बने पर राजा का बेटा ही बनना रहता है भाई। इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, सबको राइट्स दिए जाते हैं, सबकी डिग्निटी का सेफ रखा जाता है, टू सेफगार्ड करते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह को रिजॉल्व करने के लिए जगह दी जाती है। अब पॉलिटिकल आउटकम देखो, अकाउंटेबल रिस्पांसिबल लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अकाउंटेबल मतलब जवाब दे होती है हमारी गवर्नमेंट, वो हम अगर कोई चीज से डिसीजन लिया तो उसके पास जवाब होता है हमारी, लाइक उसे वो डिसीजन किस बेसिस पे लिया। ट्रांसपेरेंसी होती है डिसीजन लेते टाइम, हालांकि डिसीजन लेने में टाइम लग जाता है लेकिन डिसीजन निकल के आता है वो इफेक्टिव और क्वालिटेटिव होता है, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से बहुत सारे स्टेप्स से लिया जाता है। ट्रांसपेरेंसी बेसिकली मतलब ये होता है कि हमारे सामने हो रहा है डिसीजन, ये नहीं कि हिटलर ने राष्ट्रसभा बुलाई खुद डिसीजन लेके बता दिया, हमें पता है कि क्या स्टेप लिया किसने क्या सजेशन दिया, इस तरह से डिसीजन लिया जाता है, ट्रांसपेरेंट होता है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट बेसिकली भाई जो भी हो, चाहे डेमोक्रेसी अच्छी हो चाहे डेमोक्रेसी बुरी हो, लेकिन हमारी अपनी गवर्नमेंट है भाई, हमने खुद चुनी है। अगर गलती भी तुमने की तो हमारी खुद की गलती है, तुमने सही किया तो वो भी तुमने खुद सही किया, तो दिस इज व्हाट लेजिटिमेट मींस। कैसी भी हो तुमने खुद चुनी है, एटलीस्ट तुमने खुद रिप्रेजेंट करी है। अब डेमोक्रेसी क्या क्या आउटकम्स देती है, इकोनॉमिक में आउटकम में ऐसा देखा गया कि मोनार्की में हालांकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन सिर्फ इस बेसिस पे मोनार्की को नहीं चूज कर सकते। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है वो डेमोक्रेसी में अच्छी होती है। नेक्स्ट सोशल आउटकम बेसिकली बहुत अच्छा आउटकम देता है, लाइक हम डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करते हैं, और ऐसे किसी भी और टाइप की गवर्नमेंट में नहीं होता है। अगर डाइवर्सिटी को अकोमोडेट नहीं करें तो वो बाद में जाके टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स का रूप जरूर लेगा। तो डाइवर्सिटी बेसिकली डेमोक्रेसी में ही अकोमोडेट की जाती है। एंड सबसे मेन चीज डिग्निटी ऑफ फ्रीडम ऑफ सिटीजन, मतलब लोगों को बोलने का अधिकार है, लोग अपने बारे अपने जो लाइक पर्सपेक्टिव दे सकते हैं और किसी को सुपीरियरिटी नहीं दिखाई। दिस वाज द होल चैप्टर। अब बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। इकोनॉमिक्स का चैप्टर में डेवलपमेंट, देखो डेवलपमेंट सबके अलग अलग होता है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, किसी के लिए डेवलपमेंट होगा कि उसका बिजनेस चल जाए, किसी के लिए डेवलपमेंट होगा कि वो घर से बाहर निकलने की इजाजत मिले, तो सबके लिए डेवलपमेंट अलग अलग होता है। डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। जैसे डैम बनवाए गए तो डैम बनवाने के जो लोग वहां से शिफ्ट हुए तो उनके लिए तो डिस्ट्रक्शन हुआ ना, लेकिन जिन लोगों को इरिगेशन फैसिलिटीज मिली उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज है। तो डेवलपमेंट में भी डिस्ट्रक्शन फॉर समवन एंड डेवलपमेंट में भी ब्लेसिंग फॉर समवन। लोग इनकम के अलावा भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, लाइक कुछ चीजों को चूज करने से पहले, जैसे सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, इक्वलिटी, डिस्टेंस फ्रॉम होम्स और एनवायरमेंट। अगर तुम्हें कोई जॉब लेना है तो बेसिकली तुम सिर्फ इनकम नहीं देखोगे, तुम देखोगे ना, तुमसे कहेंगे तुम भाई अपने घर से 25 किलोमीटर जाके जाओ, तो तुम नहीं कर पाओगे ना, दो चीजें मैनेज करोगे तो वही चूज करोगे। नेशनल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा लोगों का जो मैक्सिमम लोगों का जो गुड होता है उसको लेके चलते हैं। डेवलपमेंट गोल के सबके अलग अलग होते हैं, तो कंट्री का डेवलपमेंट किस तरह से निकालें कि डेवलपमेंट कितनी है, डेवलप कंट्री कितनी है, तो उसके लिए सबसे पहले होता है कंट्री की इनकम, एवरेज इनकम निकालते हैं कंट्री की, किसी देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है किसी में पॉपुलेशन बहुत कम है, इसलिए इनकम एवरेज इनकम निकालते हैं, टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। इससे हमारी पर कैपिटा इनकम निकलती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालती है, सब पता चलता है कि कौन सी कंट्री रिच है कौन सी पुअर है। इसकी भी लिमिटेशन है कि डिस्पैरिटी शो नहीं करती है, वो दिखाती है कि हर इंसान के पास 10 रुपए, लेकिन क्या पता 9 रुपए एक इंसान के पास और एक इंसान के पास 1 ही रुपया हो। इसके अलावा और भी बेसिस पे हम चेक करते हैं कि कंट्री डेवलप्ड है या नहीं, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब पर 1000 बच्चों के जन्म पे कितने बच्चे एक साल के अंदर मर जाते हैं। नेक्स्ट है लिटरेसी रेट, वहाँ के आपको एक लैंग्वेज रीड करना राइट करना 7 साल के कम बच्चों को कितनी आती है, लाइक लिटरेसी रेट क्या है उस जगह की। नेक्स्ट है नेट अटेंडेंस रेशियो और यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब निकालता है। और कंपेयरिंग इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन, जब हम ये सारी चीजें कंपेयर करते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकल के आता है, जिससे बेसिकली पता चलता है कौन सी कंट्री डेवलपमेंट में कितनी आगे कितनी पीछे। डेवलपमेंट को सस्टेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट हर चीज की जरूरत है भाई। हमें डेवलपमेंट को ऐसे करके चलना है कि वो हमारा फ्यूचर बिना बिगाड़े, फ्यूचर जनरेशंस का भी लाइक रिसोर्सेज ना कम पड़े उनके लिए, हमारी भी नीड्स फुलफिल हो जाए। नेक्स्ट चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। 3 सेक्टर से इंडियन इकोनॉमी की जो है वो डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो लाइक एग्रीकल्चरल सेक्टर होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर होता है जिसके जो रॉ मटेरियल होता है एग्रीकल्चर लाइक और हमें नेचर एनवायरनमेंट से मिलता है। टर्शियरी सेक्टर सर्विस सेक्टर बेसिकली जो सर्विस प्रोवाइड करता है। सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर मैन्युफैक्चर होता है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर से टमाटर हो गया, टमाटर इंडस्ट्रियल सेक्टर में वहाँ पे केचप बनी, टमाटर को प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर के लाने के लिए ट्रैक्टर चाहिए, तो वो होगा टर्शियरी सेक्टर जो सर्विस प्रोवाइड करता है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये बेसिकली हमारी कंट्री जीडीपी में निकालते हैं हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड कर देते हैं। देखो प्राइमरी में 10 रुपये का टमाटर था, फिर उसके बाद हमने 15 रुपये केचप बेची, तो 15 प्लस 10 नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट 15 रुपये जोड़ेंगे। केचप 15 रुपये की बेचना, इंसान ने जो खरीदा वो फाइनल उन्होंने खरीदा, जो प्रोडक्ट को खरीदा 15 रुपये था, 15 और 10 को प्लस 10 का टमाटर फिर 15 की केचप, तो इससे डबल बार कैलकुलेशन हो जाएगा। इस वजह से हम जो हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को वैल्यू फाइनल गुड्स होती है ऐड करते हैं प्राइमरी सेक्टर पे, सेकेंडरी सेक्टर पे, टर्शियरी सेक्टर, जब हम फाइनल गुड्स को ऐड कर देते हैं तो जीडीपी निकल के आती है किसी कंट्री की। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिसयूज्ड एम्प्लॉयमेंट, देखो लोग जहाँ पे लोगों की जरूरत 2 लोग है लेकिन वहाँ पे 4 लोग काम कर रहे हैं एक खेत पे, एक फैमिली कोई काम कर रही है। अब उस फैमिली में 4 लोग 4 भाई, तो चारों एक ही खेत पे काम कर रहे हैं, वो लोग ये भी कर सकते हैं 2 लोग एक खेत पे, उससे भी काम हो जाएगा पूरा। एक कहीं जाके दुकान पे काम कर ले, कहीं जाके कहीं और काम कर ले, तो इससे उनका लाइक पोटेंशियल इनकम तो बढ़ेगी, तो लोग अपने पोटेंशियल से कम काम करते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिसयूज्ड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं जैसे लोग काम करते नजर आ रहे हैं लेकिन फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे। हाउ टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, तो देखो इरिगेशन फैसिलिटीज दो, लोन अवेलेबल कराओ लोगों को, ट्रांसपोर्ट
फैसिलिटीज दो, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्रीज खोलो, जैसे कि लोग काम करने के लिए, जब काम करने की जगह होगी तभी लोग जाके वहाँ पे काम करेंगे। इसके लिए एक एक्ट भी आया था, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आया था। 100 डेज गारंटीड आपको वर्क मिलेगा। अगर वर्क नहीं मिल पाया तो हम उसकी जगह पे आपको पे करेंगे, उसके लिए जितना भी आपको 100 दिन की सैलरी मिलेगी वो आपको मिलेगी, और ऐसे काम करवाए जाएंगे जिससे कि लाइक बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो सके, एनवायरमेंट का भी फायदा हो। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशंस दो सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड में एवरीथिंग इज रेगुलेटेड अंडर सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट, पेड लीव्स मिलती हैं, फिक्स्ड टेन्योर्स होते हैं, फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशली ये लाइक सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अनऑर्गेनाइज्ड जैसे प्राइवेट सेक्टर्स, गवर्नमेंट वाले सेक्टर्स में देखो तुम्हारे सब कुछ लीगली होता है, अनऑर्गेनाइज्ड जैसे कुछ भी रेगुलेट नहीं होता, तुम्हें कब निकाल दिया जाए, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, तुम्हारे पेड लीव्स नहीं मिलती, मैटरनिटी लीव्स नहीं मिलती। अब देखो सोसाइटी लोग वल्नरेबल कैसे जाते हैं, देखो इकोनॉमिकली तुम्हारे पास ऐसा है, उसके बाद अगर तुम सोशली किसी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो, तो तुम और भी ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हो, क्योंकि लोग इकोनॉमी में तुम हो ही, उसके अलावा सोशली भी तुम्हारा बैकग्राउंड भी देखते हैं लोग, तो ये भी होता है इकोनॉमी सोशली भी लोग वल्नरेबल हो जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप भी हम जज करते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक जो गवर्नमेंट चलाए, प्राइवेट जो जैसे रिलायंस टाटा जो लोगों के द्वारा इंडस्ट्रीज या फिर कंपनीज बनाई जाती है, हैंडल की जाती है। नेक्स्ट चैप्टर मनी एंड क्रेडिट, वाइज मनी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखो मनी इंपॉर्टेंट क्यों, मनी की जरूरत क्या है भाई, अगर पैसा नहीं होगा तो तुम किसी चीज में चाहिए, तुम कैसे करोगे, पहले के टाइम पे होता था बार्टर सिस्टम होता था कि एक चीज हमसे ले लो दूसरी चीज हमें दे दो। अब देखो उसके लिए चाहिए होता है डबल कोइंसिडेंस, मेरे को कुछ बेचना है, जैसे मैं पेन बेच रही हूँ और मेरे को उसके बदले कॉपी खरीदनी है, तो मेरे को एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसे कॉपी खरीदनी होगी, पेन लेना होगा। मैं एक ऐसे इंसान को ढूंढूंगी ना, वो कैसे मिलेगा ये नहीं पता ना, पेन जिसको खरीदना है और कॉपी जिसको देनी है, ऐसा इंसान कहाँ से ढूंढूंगी भाई, मैं अनाउंस थोड़ी करूंगी मैं किसी को पेन खरीदने की कॉपी देनी है। तो बार्टर सिस्टम चलता था, गुड्स के बदले गुड्स दिया जाता था, तो इस वजह से डबल कोइंसिडेंस बोला जाता था, व्हेन अ पर्सन डिसाइड्स टू सेल एक्जेक्टली व्हाट अदर विशेस टू बाय। मीडियम एक्सचेंज बाद में मनी आया, प्रीशियस मेटल्स को भी यूज किया जाता था पहले, फिर बाद में करेंसी आया, पेपर नोट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के धब्बा लगता है, इसलिए लोग उसे ले लेते हैं, खुशी खुशी लेते हैं भाई पैसा ही पैसा, पैसा दो ठीक है। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है करेंसी। अब देखो बैंक वाला काम, बैंक करता है क्या, देखो बैंक लेता है डिपॉजिटर से पैसे, हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो बैंक हमें जैसे 3% के इंटरेस्ट पे बैंक हमें पैसे बढ़ा के देता है, हमें 100 जमा किया तो 103 रुपए में वापस करेगा। लेकिन बैंक क्या करता है कि जब वो पैसे लोगों को बोरो करता है, जो लोगों को चाहिए होते हैं, पैसे की जरूरत है, किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास पैसे की कमी है, तो जिन्होंने पैसे जमा कर दिया उन्हें 103 रुपए वापस करे, तो ये मान लो 100 पे उन्होंने इंटरेस्ट रेट चार्ज किया, 103 रुपए वापस करे। लेकिन वो जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा बोरोवर से, वो कहेगा कि हम तुम्हें 100 रुपए दे रहे हैं तो तुम्हें 110 वापस कर रहे हैं। तो ये जो 3 और 10 रुपए के बीच में डिफरेंस होता है, ये बैंक की खुद की कमाई होती है। दिस ऑल परफॉर्म्स बैंक डिपॉजिटर्स को कम इंटरेस्ट रेट पे वापस करता है मनी, और जो बोरोवर्स होते हैं उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है पैसे वापस लेते टाइम। क्रेडिट इज इक्वल्स टू लोन, बेसिकली किसी से पैसे लेना, उधार लेना, दिस इज व्हाट कॉल्ड लोन है। अगर आपको जरूरत है पैसे की तो इससे किसी कुछ कह के पैसे लेते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लोन और क्रेडिट। जब आपसे कोई उस पे इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है तो वो कहते हैं लोन। फैक्टर्स ऑन व्हिच क्रेडिट डिपेंड्स, तो देखो अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्वड, प्रेजेंस ऑफ सपोर्ट इन केस ऑफ लॉस ऑफ टर्म्स। अब देखो क्रेडिट अच्छा भी हो सकता है, क्रेडिट बुरा भी हो सकता है, वो आप डेब्ट भी फंसा सकते हैं, वो उससे निकाल भी सकते हैं। देखो आपने पैसे लिए और आपने फिर पैसे से अपना बिजनेस खोला, बिजनेस बहुत ज्यादा मानो कि बहुत अच्छा हो गया, बिजनेस आपका बहुत बढ़ गया, फिर आपने लोन वापस कर दिया बैंक से लिया, लेकिन आपने लोन लिया और आपने क्रॉप्स चले, फिर आपकी जो क्रॉप निकल गई, फिर आपका जो पैसा लिया था दोबारा वापस कर दिया, आपकी तो हालत ही खराब हो गई, फिर आपने दोबारा पैसे लिए हालत करने के, फिर इस तरह से आपने जो कुछ पैसे आपने लिए थे वो आपने थोड़े से बताए, फिर अगले साल आपने दोबारा लोन लिया क्रॉप्स करने के लिए, फिर ऐसे करके डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। लोन अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, रिस्क इन्वॉल्व आपने कितनी रिस्क पे लिया है वो होता है, ठीक है। उसके अलावा इस जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो भी होती हैं। इसके अलावा देखो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, कोलैटरल मतलब आप किस चीज के बेसिस पे लोन ले रहे हो, तुम हमारे पास 16 रख के जा रहे हो, इसके बदले में 10,000 रुपए दे रहे हैं, तो ये कोलैटरल होता है। कोलैटरल मतलब बेसिकली आप क्या रख के जा रहे हो जिसके बदले में आपको पैसे दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो तुमने कसम खाई कि पैसे वापस लौटा देंगे, ऐसे तो कोई नहीं चलेगा ना, क्योंकि लोग तो कसम तोड़ देते हैं भाई, कसम तो होती टूटने के लिए, ऐसा लोग कहते हैं मैंने, तो ये सारी चीजें ब्रीफली लिखनी पड़ती हैं, बतानी पड़ती हैं बैंक वगैरह में कि आप किसके बदले लोन ले रहे हैं, तो ये सब होता है। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, मोड ऑफ रिपेमेंट आप इंस्टॉलमेंट पे देंगे या फिर आप किस टाइम पे देंगे सब बताना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट बताना पड़ता है। अब डिफरेंट सोर्सेज ऑफ क्रेडिट देखो, मनी लेंडर्स से लोन देते हैं, बैंक देते हैं, एम्प्लॉयर देते हैं, कोऑपरेटिव्स देते हैं। मनी लेंडर्स जो लोन देते हैं मतलब लाइक आप किसी से आसपास में किसी मनी लेंडर्स से पैसे ले आए तो वो इंटरेस्ट ऑफ रेट ज्यादा चार्ज करते हैं, बैंक कम करता है, लेकिन बैंक की तरफ लोग कम जाते हैं क्योंकि वहाँ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, कोलैटरल रिक्वायर्ड होता है। लेकिन जो मनी लेंडर्स होते हैं वो जानते हैं कि भाई कहीं कहाँ भाग के जाएगा, मेरे को पता है, पकड़ लूंगा, वो कोलैटरल लगा लेते हैं, वो दे देते हैं लोन बिना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह से। लोग ज्यादातर मनी लेंडर्स वगैरह से इनसे लोन लेते हैं, इस वजह से इंटरेस्ट ऑफ रेट ज्यादा चार्ज होता है, वो फंस जाते हैं। कोऑपरेटिव्स मतलब जो बहुत सारे लोग मिलकर हेल्प करने के लिए इकट्ठे होते हैं वो, ठीक है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर लाइक जो इंटरेस्ट ऑफ रेट कम चार्ज करते हैं, फॉर्मल सेक्टर बेसिकली गवर्नमेंट, और इनफॉर्मल जैसे मनी लेंडर्स और एम्प्लॉयर्स या फिर आप किसी अपने दोस्त वगैरह से लेते हैं तो वो ऑब्वियसली इनफॉर्मल सेक्टर में। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जैसे कि एक इसका जो एग्जांपल है वो है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। कुछ लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने खुद को हेल्प करने के लिए उन्होंने वो महीने में 100 रुपए कमाते तो 20 रुपए उन्होंने सेविंग्स में डाल दिए, तो जब 10 लोग मिलकर 20 रुपए इकट्ठा करेंगे तो 200 रुपए हो जाएंगे, तो 200 करते उनके पास 1000 रुपए कट गए, किसी को जरूरत पड़ी 300 रुपए की तो उसे 300 रुपए दे दिए, तो उसे जब वो वापस लेंगे तो उन्होंने 310 रुपए वापस दे दिए, तो इंटरेस्ट ऑफ रेट भी कम चार्ज होता है, 310 रुपए में 200 रुपए सबने बांट दिया। तो ये तो बहुत छोटा एग्जांपल है, बहुत ही कम, मतलब लाइक बियॉन्ड लिमिट्स, ठीक है। तो इस तरह से ही चलता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। जब लोग ऐसे करके फिर लोन वो ऐसे कंसिस्टेंटली करते रहते हैं तो फिर बैंक भी करते हैं कि तुम्हारा जो सिस्टम है वो लिखी पढ़ी में बहुत अच्छे से चलता है, तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर वो ग्लोबलाइजेशन, बेसिकली बहुत छोटा चैप्टर है, आधा चैप्टर तो काट दिया है। मल्टीनेशनल कंपनीज जो फॉरेन ट्रेड करती हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन, मतलब दो देशों के बीच में वर्ल्ड वाइडली ग्लोबलाइजेशन नहीं होता है कि दो इंटीग्रिटी लाने के लिए, दो देशों को कनेक्ट करने के लिए वर्ल्ड वाइडली एक अच्छा सिस्टम रखने के लिए ग्लोबलाइजेशन होता है। मल्टीनेशनल कंपनी जैसे बाहरी कंपनियां हमारे यहाँ पे खुल रही है, हम वहाँ से गुड्स को खरीद रहे हैं, हमारी कंपनी बाहर जाके गुड्स को बेच रही है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज। फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन कन्वेंशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आईटी सेक्टर ऑब्वियसली इन सब ने इनेबल किया ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा। देखो 1960 से 1970 के टाइम पे जो बाहर से उड़ाता था उन पर बैरियर लगा दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना प्रोडक्शन नहीं होता था, जिससे मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाते, तो गुड्स आता था तो बैरियर लगा दी, जिससे उसकी कॉस्ट बढ़ गई। मैंने लोग 10 रुपये चीज बाहर से 10 रुपये चीज खरीदेंगे, जब हम हाथ से चीज बनाते तो 15 रुपये की, तो लोग 10 रुपये की चीज खरीदेंगे तो हमारा मार्केट गिर जाएगा, तो इस वजह से कुछ टाइम के लिए ट्रेड बैरियर्स लगा दिए, उस चीज को 20 रुपये में बेचेंगे, जिससे लोग 15 रुपये की चीज को खरीदें। फिर बाद में कुछ टाइम बाद ट्रेड बैरियर्स हटा दिए गए, जिससे कि लोगों का इंटीग्रेशन अच्छे से होता है। अब उनके बीच कंपेयर कि हमारी भी अब क्वालिटी इंप्रूव होगी, अब लोग उसको खरीदेंगे जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, और ट्रेड बैरियर्स हटाने से लिबरलाइजेशन अच्छे से हो जाता है। इसको कहते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आता है, दूसरे पास फॉरेन एक्सचेंज आता है और ग्रोथ बढ़ती है। दिस वाज द होल चैप्टर, एंड यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी खत्म, पूरे का पूरा हमारी लाइक बुक 90 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं। आई होप यू हैव लाइक्ड इट, और कुछ वीडियो बता देना। थैंक यू सो मच। आई होप अच्छा लगा हो। मैंने सब कुछ खत्म कर दिया है 1 घंटा 15 मिनट में, मतलब बेसिकली हमने सब कुछ कवर कर लिया है, तो आई होप यू हैव लाइक्ड इट। सब्सक्राइब कर लेना यार, देखो, और तुम्हें इतना समझ आए कहीं कहीं किसी सेक्शन पे तो वहाँ पे तुम थोड़ी स्पीड कम कर लेना, क्योंकि मैंने काफ़ी तेज़ बोला है, जैसे कि तुम्हारा सब कुछ जल्दी कवर हो जाए। एंड आई होप तुम्हें पसंद आया। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट्स में ज़रूर छोड़ जाना कि वी हैव लाइक्ड इट लाइक दैट। ओके बाय।